brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सबसे बड़ी कहानी, बिहार में आखिर चल क्या रहा है? नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे? गठबंधन के उनके चेहरे बने रहेंगे या बहुत कुछ बदलने को है? तलाक लेने का जब मन बना लिया गया हाँ। तो दोनों तरफ से बहाना आ जाता है, इस कारण इस कारण इस कारण इस कारण इस कारण। इनको उन्होंने इकट्ठा किया, किसी ने भी एक बार भी उनका नाम प्रपोज करके ये नहीं कहा कि आप संयोजक बन जाइए। उल्टा उनमें से दो लोगों ने ये कह दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। इस बार अगर ये गए तो इनकी पॉपुलैरिटी इनका इमेज खसक जाएगा। खसकना समझते हैं ना जी, बहुत बढ़िया से समझते हैं। नीतीश किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि जो है चिराग पासवान इस गठबंधन में रहे। सबसे ज्यादा दिक्कत तो सम्राट चौधरी को होगी। उनका कहना है कि फसल हम लगाते हैं, काटने के लिए आ जाते हैं। भाजपा एकदम चाहती है कि हमको नीतीश कुमार को ले बिना नीतीश कुमार के आए जो है हम 2019 का परफॉर्मेंस जो है रिपीट नहीं कर सकते। लालू यादव ने कभी उनके लिए कहा था कि उनके जो दांत हैं वो पेट में दांत हैं। तो ललन सिंह ने भी कहा था कि वो दांत पेट में कहा है मुझे जानकारी है, मैं ही उसको पेचकस और सांसी से निकालूंगा। हो सकता है कि इस बार वो दांत जो है पेचकस से निकाल के ललन सिंह आरजेडी की तरफ चले जाए। पर पूरे ठाकुर कहते कि हर 1 साल 2 साल पर पलटा पलटी करते रहिए। राज की बात है, राज थोड़ा संकेत तो कर दीजिए गुरु। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। ये है ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी, जिसमें हफ्ते भर की सियासी सुर्खियों के बारे में विस्तार से बात होती है और पता चलती हैं गर्भगृह की कहानियां कि सुबह 6 बजे ममता बनर्जी के किस हर कार्य को बुलाया गया राहुल गांधी से मिलने के लिए और इस पर किस तरह की रस्साकशी हुई। कहानियां कि नरेंद्र मोदी के दफ्तर और बीजेपी में वो कौन से लोग हैं जो अंततः लोकसभा के कैंपेन की स्ट्रेटजी और नारे फाइनल करने वाले हैं। कहानियां कि हरियाणा या राजस्थान या उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर बात कहां अटकी है। और सबसे बड़ी कहानी, बिहार में आखिर चल क्या रहा है? नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे? गठबंधन के उनके चेहरे बने रहेंगे या बहुत कुछ बदलने को है इस एक हफ्ते में? तो आइए शुरू करते हैं इन सब पर चर्चा तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, क्योंकि ये है देश का आपका सबसे प्रिय पॉलिटिकल डिस्कशन शो जिसका नाम है नेता नगरी। बिहार में हो क्या रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। हो रही हैं अटकलबाजियां खूब। कोई कह रहा है भाजपा से बात चल रही है, कोई कह रहा है लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने का नीतीश का इरादा है, कोई कह रहा है कि इस प्लान पर आरजेडी राजी नहीं है। हर बयान के मतलब निकाले जा रहे हैं, नए फॉर्मूले फ्लोट हो रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ बीजेपी जेडीयू संग आए तो जेडीयू को इस दफ़ा कितनी सीटें मिलेंगी? जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एक एक सीट से संतुष्ट हो जाएंगे क्या? और चिराग और उनके चाचा को सिर्फ 4 सीटों पर सीमित कर दिया जाएगा? अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है तो जेडीयू के 2 मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं? क्या नीतीश इसके लिए राजी होंगे? और रोहिणी आचार्य के ट्वीट, तेजस्वी का बयान, नीतीश का कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर बयान, सबके पास अपनी अपनी थ्योरी है। हमें लगा इन सब के बीच एक वरिष्ठ पत्रकार का रुख करते हैं। कन्हैया बेलारी जी, बताइए क्या समाचार है पटना से? जो आप बता ही दिए जो समाचार है, हमको क्या बताना है? ये तो अटकलबाजियां हैं, आपसे सुनेंगे सही में क्या हो रहा है। हाँ, मैंने उसी को डिटेल में बताइए सर। तो आपने बता ही दिया, बताइए डिटेल में। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमको प्राइम मिनिस्टर का फेस बनाइए आप, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग प्राइम मिनिस्टर का फेस बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसी में उछल कूद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जल्दी बनाइए। तो अपना नीति उसी में इनका ये भी विचार है, विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के साथ हो जाए। इनकी संख्या जो कम हो गई थी पहली बार 2020 के चुनाव में, उसको लेकर के अब शर्मिंदगी महसूस करते रहे हैं। शर्म लगता है इनको, हम 3रे नंबर की पार्टी हो गए हैं। 15 में जीते थे तो दूसरी नंबर की पार्टी थे। और लालू प्रसाद यादव का मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता भी तैयार नहीं है इसके लिए कि विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ कर दिया जाए। जेडीयू के एमएलए भी तैयार नहीं है। हमारी बातचीत
बहुत एमएलए से हुई, मंत्रियों से हुई, जेडीयू के मंत्रियों से हुई, कि ना ये क्या मतलब है कि 1 साल 8-9 महीना पहले चुनाव लगभग और 2 साल ही मान लीजिए पहले चुनाव कराने के नीतीश लेकिन एडमेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा ये कवायद जितना नीतीश कुमार करें यही दबाव बनाए हुए हैं कि हमको जल्दी से जल्दी पीएम का फेस बना दिया जाए, तब हम रहेंगे इधर, नहीं तो हम फिर उधर चले जाएंगे। अब उधर से भी जो अफवाह चर्चा की आप बात करते हैं तो कि नहीं भाजपा एकदम चाहती है कि हमको नीतीश कुमार को ले ले, बिना नीतीश कुमार के आए जो है हम 2019 का परफॉर्मेंस जो है रिपीट नहीं कर सकते। उसको रिपीट करना है तो नीतीश कुमार के पास अभी भी जो है अति पिछड़ा का वोट है, 1400 से 16% का वोट है, वो हमारे साथ आ जाएगा। और इसलिए उनको लेना, उनके साथ साथ जो आप बता रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतन राम मांझी हो गए या चिराग पासवान हो गए, हालांकि ये सब बेचारे जो अभी जो हाँफ रहे हैं एकदम एक तरह से समझिए कोमा में चले गए हैं कि फिर वो आएगा तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, कहीं कुछ बेचारे बोल नहीं रहे हैं, एकदम सटक नारायण सीताराम हो गए हैं। लेकिन तब है कि भाजपा, ये देखिए सिर्फ चर्चा अफवाह की मैं बात कर रहा हूँ जी, ये भी एक आ गया हो चल रहा है कि नीतीश कुमार को एक ऑफर दिया है बीजेपी ने ऑफर दिया है कि आप अपने पार्टी को हमारे पार्टी में मर्ज कर दीजिए, एकदम ढुका दीजिए सब 45 विधायकों को अपना पूरा पार्टी, तो हम आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी ऑफर दे सकते हैं क्योंकि तब तो आप भाजपा का अंग हो जाएंगे। बहुत सारी बातें चल रही है। किस चीज का ऑफर दे सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर का? प्राइम मिनिस्टर का ऑफर दे सकते हैं? ये इतना बड़ा गप हो गया है कन्हैया सर, प्राइम मिनिस्टर का ऑफर क्यों देंगे? अभी आप पटना में आइएगा तो खाली गप्पे आपको सुनने में मिलेगा। अब उसमें जोड़ घटा गुणा भागा करके आप सच्चाई निकालिए। अभी अब प्रमाण पर है, समझे किसे अफवाह चर्चा बतकही जो भी कहिए, एकदम जो जैसा है वैसा। अच्छा, बात किससे हो रहा है नीतीश बाबू का? सीधे अमित शाह से हो रहा है या बीच में कोई मीडिएटर है? यहाँ के नेता जो हैं वो भी बेचारे, भाजपा के नेता जो हैं वो भी एक तरह से कोमा में हैं। वो कह रहे कि हम लोग तो चाहते हैं कि ये एकदम आए ही नहीं, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि ये बहुत भ्रष्ट। अभी हाल ही में तो विजय कुमार सिन्हा जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार जेल जाएंगे, बहुत घपला घोटाला किए हैं। ये सब तो बेचारे परेशान हैं। जब नीतीश कुमार ही आ जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा? जो आप एक बात कह रहे हैं कि एक नित्यानंद राय चीफ मिनिस्टर होंगे, ये चर्चा है। नीतीश जब हटेंगे तो लालू प्रसाद यादव का यादव वोट पर भी अटैक करेंगे, तो नित्यानंद राय को सीएम बना देंगे, अपने यहाँ से 2 डिप्टी सीएम बना देंगे और अपने जो है वो क्या करेंगे अब समझ। लेकिन हमको भी इसमें विश्वास नहीं है। अभी मेरा एकदम अपना सूट जो कह रहा है कि ये दबाव बनाए हुए हैं कि हमको पीएम फेस बनाया जाए। कन्हैया जी भाजपा के साथ थे तो 17 में 16 सीट जीत गए, विधानसभा में लड़े तो स्थिति इतनी खराब रही, इनसे बड़े बड़े दल मौजूद हैं इंडिया ब्लॉक में, तो इनकी इन गीदड़ भपकियों पे कौन वजन देगा? अरे क्यों नहीं देगा, इसलिए देगा। ये कह रहे हैं कि भाई हम सूत्रधार हैं, हम लाए हैं। इंडिया में इनके बाद कांग्रेस के बाद कौन है? अब इंडिया में अगर इन टर्म्स ऑफ एमपी की बात करें, ममता बनर्जी की भी तो सीटें हैं। ममता बनर्जी तो इनको कन्वीनर बनाने पर राजी नहीं है। ममता बनर्जी ने एक है और उसके आगे तीसरे नंबर पर तो यह है ना। अरे तमिलनाडु में स्टालिन सरकार चला रहे हैं, उनका भी दावा है। नहीं, लेकिन दावा तो चूंकि संयोजक पद के लिए तो तैयार ही ना हो गए थे। इन्होंने कह दिया कि हम संयोजक पद नहीं लेंगे, संयोजक पद का देने के लिए तैयार ही हो गए थे। लेकिन ये चाहते, अब आप उनके ऊपर एक बना दिए खड़गे को रख दिया आपने, तो अब ये क्या करेंगे? पोस्टमैन का काम करेंगे, डाकिया का काम करेंगे? जब ऊपर आप इनको बैठाइए दीजिए किसी को, डाकिया ना काम करेंगे। इसलिए चाहते हैं कि नहीं, हमको फुल फ्लेज आप कर दीजिए। इनका ड्रीम भी रहा है ना, इनका ड्रीम भी है कि हम नरेंद्र मोदी के बराबर आकर के एक वजह से अब जब चले हम जंगे मैदान में, तो एक तरफ सेनापति नरेंद्र मोदी हो तो दूसरे तरफ नीतीश कुमार हो, बने या ना बने, ये इनका 2014 से ड्रीम है। पर चर्चा तो करेंगे ना हम लोग, ललन टॉप पर चर्चा तो होगी ना भाई कि देखिए एक सेनापति नीतीश कुमार है या एक सेनापति नरेंद्र मोदी है, दूसरे लड़ाई में जो भी और इन लोगों का जो है नीतीश कुमार की जो रणनीति बन रही है वो 80-40-14 जो झारखंड का है, इसी में इनको पटकने की बात हो रही है कि हम हिंदी हड़कन के जो
सीट है, अब सोच लीजिए 80, 40, 134 सीट, इसी पर इनको हम लोग को धाराशायी करना है। इनको जितना जीतते हैं उससे आधा से भी कम ला देना है। इसी रणनीति पे अपना काम करते हैं। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताइए, पहले जब भी आप आते थे नेता नगरी पे तो कई दर्शक लिखते थे कि कन्हैया जी नीतीश की बड़ी तारीफदारी करते हैं, लेकिन आज सब लोग कहेंगे कि आज नीतीश से आप भी बहुत नाराज दिख रहे हैं। ना हम सच्चाई बता रहे हैं ना। नीतीश कुमार कभी कहते हैं कि अब बताइए, कल ही के भाषण में उन्होंने कहा कि परिवारवाद। हाँ। अब बताइए उसी परिवारवाद मान जो जिसके बारे में आप कह रहे हैं, उसी के मान सहयोग से आप सरकार चला रहे हैं। जब इधर आ जाते हैं तो इधर संप्रदायवाद हो जाता है, कभी परिवारवाद हो जाता है। तो नीतीश कुमार के पक्ष में लोग बोलते हैं, हम पत्रकार हैं भाई, हमको क्या नीतीश कुमार के पक्ष में बोल देंगे? जो है अभी मैं बोल रहा हूँ। कब से नहीं मिले आप मुख्यमंत्री से? बहुत, हमको हाउस चलता है तो मुलाकात होती ही है। हाउस जब चलता है तो मिलते ही हम लोग उनके कमरे में बैठते हैं, सुबह वाली आवाज पे सुबह वाली बैठकी बंद हो रखी है क्या? हाँ, अब नहीं होते हैं। अब नहीं, जब दोस्त मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, नीतीश जी से आरजेडी के लेवल पे कौन डील करता है, लालू जी या तेजस्वी जी? तेजस्वी। अच्छा, तो उनके खेमे से क्या समाचार है? अभी रोहिणी का ट्वीट आया, फिर डिलीट हुआ, फिर सब बातचीत चली। कई लोगों ने कहा कि तेजस्वी बहुत धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप समझिए कि एक ये भी चर्चा है, अफवाह है कि तेजस्वी भी बीजेपी के टच में है, और ये भी चर्चा है कि ये दोनों आदमी को जो है कभी आपके साथ जो है 2 बार भाग चुके हैं, अब मेरे साथ भी 2 बार भागने के चक्कर में, तो हम दोनों जो है क्यों ना ऊपर मिल जाए, इनको बता दे कि हम लोग क्या हैं। इनका इधर से भागकर उधर जाना, उधर से भागकर इधर जाना है, इनका छटपटे छूट जाएगा, ठीक है, हो जाएंगे। ये भी चर्चा है। तो ऊपर वो भी मिल गया है कि इनको ठीक है कर दिया जाए इस बार। और मैं फिर कह रहा हूं आपको कि एक भी एमएलए, नॉट ए सिंगल एमएलए इज रेडी टू गो इनटू द इलेक्शन। नहीं तो जान लीजिए। अच्छा, तो तेजस्वी की किससे बात चल रही है भाजपा में? अरे तेजस्वी का बताने के बाद आप यहाँ कहा राज की बात है, राज थोड़ा संकेत तो कर दीजिए गुरु, थोड़ा तो संकेत कर दीजिए। नहीं, कोई संकेत नहीं हम करेंगे। ऐसा मत करिए। लेकिन ये चर्चा है, मैं फिर कह रहा हूँ, चर्चा अफवाह में आप सुनिए, चर्चा की इधर से भी है। देखिए, ये तो मैं जानता हूँ 100% इसको सही मानिए आप कि तेजस्वी यादव को जब नीतीश भागे थे उसके बाद भाजपा संपर्क में कि भाई आप सरकार बनाइए, हम लोग आपको आप डायरेक्ट समर्थन नहीं चाहते हैं तो हम इनडायरेक्ट कर देंगे, हाउस में भी आप अपना कर देंगे, आप सरकार बनाइए, नीतीश को छोड़िए, आप सीएम बनिए। ये भी चर्चा रही है। देखिए, गवर्नर हाउस इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। केंद्र में किसकी सरकार है, बूटा सिंह के जमाने से क्या रोल होता है, सब हम लोगों ने देखा है। एक बार संकेत हो जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ है जब मायावती जी की सरकार गिरी थी और मुलायम सिंह जी ने सरकार बनाई थी 2003 में। तो ये, अच्छा एक चीज ये बताइए, अब बताइए, कल नीतीश कुमार बोल रहे थे कि मैं कर्पूरी ठाकुर के विचार से पूरा उत्प्रोत हूँ, अपने परिवार को समझिए कि इसे नहीं लाया मैं राजनीति में, वो भी नहीं लाए थे। कर्पूरी ठाकुर कहते कि हर 1 साल 2 साल पर पलटा पलटी करते रहिए, यही कर्पूरी ठाकुर बताए थे। ये तो कर्पूरी ठाकुर नहीं कर रहे। कांग्रेस की तरफ से किसी ने संदेशा नहीं भेजा नीतीश कुमार को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से? मुझे नहीं लगता है। तो आज तो इनको जाना था। देखिए, ये भी 100% सही है कि निमंत्रण जब देने गए इनको, पूर्णिया की रैली में आप आइए, अखिलेश सिंह जो अध्यक्ष हैं यहाँ, और शकील अहमद खान जो सीएलपी के लीडर हैं, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के, इन्होंने वचन दिया कि हम जाएंगे। अभी आज के डेवलपमेंट के बाद अभी आ रहा है, कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो वही है, दबाव बना रहे हैं। अभी आप देखिए, पिछले बार आपको याद होगा कि जब ये 2015 में नीतीश कुमार के साथ, ये नीतीश कुमार और लालू यादव मिले थे और इनका हो गया कि सीएम के फेस यही हो। नरेंद्र मोदी जी कोई बयान दे करके दिल्ली से जब पटना चलते थे, तो उनके पटना पहुंचने के पहले ही नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
एक से एक जो है बात बोलते थे, क्या रहा है भारत जलाओ पार्टी के हई हो क्या क्या बोलते थे। इस बार कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज बना दीजिए इनको पीएम फेस। कल से ही बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने लगे। ये सारा कवायद कर रहा है पीएम फेस बोलने के। अच्छा, रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद जो है नीतीश कुमार बहुत गर्म हो गए हैं, इसीलिए वो कैबिनेट के बैठक उठक से भाग गया। बताइए, उसका ट्वीट आया है 12:04, कैबिनेट में ही गए हैं 11:20 पर, 15-20 मिनट रहे वहां से भाग गए हैं। प्रणाम भी किया तेजस्वी तो कुछ जवाब भी नहीं दिया, मुड़ी ऐसे हिला करके चल दिए हैं, फिर घर भाग गए। और वहां जा करके अपना फिर वहां पता चला कि ट्वीट आया है, मंगा करके पढ़े हैं, पढ़ करके फिर किससे पता नहीं फोन किए हैं, आधा घंटा 1.5 घंटा बात किए हैं, कह रहा है सब पता नहीं किससे बात किए न किए होंगे। तो यही बात ही चल रही। तो आधार वो ये बना रहे हैं कि भागना होगा आपका, तो कई बहाने हैं। तलाक लेने का जब मन बना लिया गया है तो दोनों तरफ से बहाना आ जाता है, इस कारण इस कारण इस कारण इस कारण इस कारण। लेकिन अभी भी देखिए अभी शांत है, लेकिन कभी भी हो रहा कि अब गवर्नर भवन में गए, अब सारे पत्रकार वहां लगे हुए गवर्नर भवन के, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन हमको अभी भी नहीं लगता है कि ये डिसीजन लेंगे। हो सकता है कि वेट करें अभी कि हमको केस बना दे लोग। अच्छा, लेकिन अब तर्क क्या देंगे ये बिहार की जनता को? किस मुंह से लौटेंगे अब ये एनडीए में? मान लें कि एनडीए लेती है तो एनडीए वाले किस मुंह से बोलेंगे तो हमने इनको ले लिया, सुधर गए कि क्या कहेंगे? एनडीए वाले तो इनके साथ जब मन शेयर करेंगे, एनडीए वाले तो इनके मुंह से कहलवाएंगे ना कि इनकी नरेंद्र मोदी में आस्था है। हाँ, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ। अपने से इस बार अगर ये गए तो इनकी पॉपुलैरिटी और इनका इमेज खसक जाएगा। खसकना समझते हैं ना जी, बहुत बढ़िया से समझते हैं। खसक जाएगा माने समाप्त हो जाएगा, ये कहीं के नहीं रहेंगे। पर पॉपुलैरिटी तो इनका विधानसभा चुनाव में ही हम लोग देख लिए थे, बिल्कुल तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए हैं। अरे वो तो बन गए कि इनके साथ खेला कर दिया गया, उससे हम सहमत नहीं है। उस समय तो खेला कर दिया गया। ये स्वयं बोले थे कि हमको पता नहीं चला कि इस चुनाव में कौन मित्र है कौन दुश्मन है। कन्हैया जी, राजनीति में इस तरह की शिकायतें करने वालों के लिए जगह होती नहीं है। जब ये खेला कर रहे थे तब ठीक था, जब इनके साथ खेला हो गया तो ऐसे कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था। नहीं ना, वो तो हम भी जानते हैं क्यों खेला हुआ। ये जब जॉर्ज फर्नांडिस के साथ दिग्विजय सिंह के साथ सबको जो है वापस ले लिया गया। एक बात बताइए, जब जॉर्ज बाबू के साथ, दिग्विजय सिंह के साथ, शकुनी चौधरी के साथ, शरद यादव के साथ इन्होंने खेला किया तब ठीक था, तब इन्होंने राजनीति की थी। अब इनके साथ राजनीति हो गई। अरे तो जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा कीजिएगा वैसा भोगिएगा। अब ये भोगेंगे, देखिए ना इस बार भागने। मैं कहा ना कि आप भी तैयार है, इनको मत लीजिए, हम लोग से भागने दीजिए इनको। इस बार ठीक है कर देते हैं इनको। तो ये भी चलिए रहा कंसिडरेशन पूरा चल रही है बात। देखिए ये फंसे हुए हैं इस बार। अच्छा संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। मैं आपसे राजनीतिक सवाल पूछूंगा बिहार पे। कन्हैया जी से मैंने खूब ज्ञान लिया, पर सबसे पहले मुझे और मेरे दर्शकों को ये बताइए कि एक लंबे अरसे से कर्पूरी ठाकुर जी की जिस पॉलिटिकल बायोग्राफी पर आप काम कर रहे थे उसका क्या हाल है? आज के ही दिन पेंगुइन रैंडम हाउस, जैसे हमारी ये बातचीत चल रही है, मुझे लगता है कि 4 बजे उनके साइट वो अपलोड कर देंगे। कर्पूरी ठाकुर किताब आने की घोषणा वो कर रहे हैं। मेरे साथ को ऑथर हैं आदित्य अनमोल है और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़े हुए हैं, रिसर्चर हैं और पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स हैं। वो मेरे साथ इसके को ऑथर हैं। और ये किताब तकरीबन मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा समय लगेगा। मेरी तरफ से रेडी है, लेकिन टाइप्स एडिटिंग ये सब जो प्रोसेस की पार्ट है, कवर डिजाइन ये सब हो रहा है। और होपफुली कवर भी एक आध दिन के अंदर में कवर भी बन रहा है, उसको आपके साथ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। तो बस जल्दी आने वाली है किताब। जल्दी फिर हमारे दर्शक उम्मीद कर सकते हैं कि किताब वाला में हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी की बायोग्राफी पर संतोष सिंह जी से मुखातिब होंगे। किताब वाला में तो होंगे ही होंगे, बल्कि हम सोच रहे हैं कि लॉन्च ही यहीं करवाएं, आपके यहाँ ही लॉन्च हो। अरे स्वागत है, ये तो हम लोगों के लिए धन्यवाद होगा जी। अब ये बताइए संतोष भाई साहब, अब ये बताइए हो क्या रहा है बिहार में? ट्विटर पर तो देख लिया, बयानबाजियों में देख लिया, बयानों के बीच के मतलब में समझ लिया। बीजेपी का केंद्रीय आला कमान जरा सी हिंट नहीं दे रहा है, बताइए। अभी देखिए आपकी अभी जस्ट आधे घंटे पहले तक मैं केसी त्यागी के साथ बैठा हुआ था। वो लगभग 30-35 इंटरव्यू देख करके वो पूरी तरह से थक चुके थे। और उन्होंने कहा कि लास्ट 2 दिन के अंदर में उनकी 2 बार नीतीश कुमार से मुलाकात हुई
और इवन ही कुड नॉट मेक आउट, ये उनके वर्ड्स थे कि मैं कुछ पता नहीं लगा पाया कि क्या हो रहा है। लेकिन आज जो रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया उसके बाद से थोड़ा सा उनको हिले दिखे, तो उन्होंने ये संदेश दिया कि अब कुछ भी हो सकता है। अब मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन बोला कि अब जो है ना ये तल्खी बढ़ रही है, जो कि अच्छा नहीं है। उन्होंने डिफेंड भी किया कि कर्पूरी ठाकुर के परिवारवाद के बारे में जो बोल रहे थे, उन्होंने एक संदर्भ में कहा जो कि एक रिकॉर्डेड है, ये बात भी सही है। मैंने चूंकि किताब लिखी है 1985 में रामजीवन सिंह बहुत बड़े नेता थे, उसमें उन्होंने मुझको शेयर किया था कि रामनाथ ठाकुर का एक टिकट ये कंफर्म कर दिया था कि हम उनको लड़ाएंगे 85 के चुनाव में। तो कर्पूरी जी से शेयर किया कि हम एक लड़ा रहे रामनाथ। बोला कौन रामनाथ? तो आप अपना रामनाथ। तो बोला ऐसा करो ना, तो रामनाथ को ही लड़ा लो, हम नहीं लड़ेंगे। तो ये कर्पूरी जी थे। फिर कर्पूरी जी ने तर्क दिया था इंदिरा गांधी का वंशवाद, मेरा वंशवाद नहीं। तो ये उनका तर्क था। तो उसी संदर्भ में इस घटना का जिक्र तो नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो परिवार के खिलाफ थे। फिर रामनाथ ठाकुर को अपने बगल में बुला करके उन्होंने दिखाया, फिर बोला कि उनकी मृत्यु के बाद वो 88 में, और ये रामनाथ ठाकुर ने भी मुझे कंफर्म किया था कि पिता, मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि 71 से मैं काम कर रहा था उनके साथ, मैं पॉलिटिक्स बातें करीब से देखता था, चाहता था कि चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरे पिताजी डेड अगेंस्ट थे। तो मेरा एक चैप्टर है रिग्रेट्स ऑफ रामनाथ, तो उसमें मैंने एक रिग्रेट उनका यही है कि भाई मुझको पॉलिटिक्स में नहीं आना था। दूसरा रिग्रेट ये है कि भाई जो पितौंजिया वाला जो घर है वो नहीं तोड़वाना चाहिए था। तो अब रही अभी के टेक्स्ट की बात, तो अभी मुझे लगा है कि आज के डेट में कह सकता हूं कि अभी ब्रिंग पर अलायंस टूटेगा नहीं टूटेगा, ये भी मैंने सुना कि राज्यपाल को कहा गया है कि आप यहीं रहिए, कहीं पटना से बाहर नहीं जाइएगा, ये सारी बातें। और आरजेडी के कैंप में खलबली है काफी। अब उनको लगता है हम इनको जितना लॉन्ग रोप दे सकते थे, जो मिनिस्ट्री दे सकते थे, जो इन्होंने कहा, अभी हाल में चंद्रशेखर को भी चेंज कर दिया, अब हम पर ठीकरा नहीं फूटना चाहिए। अगर सरकार जाए तो जाए, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, तो इनके कारण से जाएगा। तो वो एक तरह से अब मना चुके हैं कि अब इनको जाना है तो जाएं। अब वो रोकने का प्रयास, भले बयानबाजी कम कर दें, मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ रोकने का वो प्रयास ज्यादा कर पाएंगे। अगर और यहां रही बीजेपी में थोड़ा सा, सम्राट चौधरी से कल तक बहुत तल्खी थी उनकी आवाज में, ये सवाल ही नहीं है अब वापस आने का। कल सुशील मोदी भी बोल रहे कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा बयान थोड़ा सा हिला हुआ लग रहा है कि केंद्र जो कहेगा उसके हिसाब से करेंगे। तो मुझको अभी तो सिग्नल तो लग रहे हैं कि ये ब्रिंग पर है अलायंस। जी सौरभ, अगर ये अलायंस टूटता है तो भाजपा नीतीश कुमार को क्यों मुख्यमंत्री बने रहने देना चाहेगी? बल्कि जो थ्योरी चल रही है कि जेडीयू अपने 2 डिप्टी सीएम बना ले, अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की तरफ से सीएम कौन होगा? और पॉलिटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से बीजेपी को कितना सूट करेगा कि लोकसभा चुनाव से पहले वो सत्ता में आए? मुझे नहीं लगता है कि अभी वो नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी कंसीड करेंगे। सीएम की कुर्सी जैसे कंसीड करेंगे पार्टी टूट जाएगी। वो डील नहीं हुआ होगा। डील हुआ होगा कि आप लोकसभा तक मुख्यमंत्री रहिए, उसके बाद जो है आप केंद्र में आ जाइए, उसके बाद हमारी सत्ता दे दीजिए, फिर बाद में मुख्यमंत्री की बात होगी। एक तो ये अभी हो सकता है नीतीश कुमार लोकसभा तक अपने की जो डील है, एक डील तेजस्वी के साथ थी कि लोकसभा तक हमको बने रहने दीजिए, फिर आप सीएम बन जाइए। फिर एक बीजेपी के साथ डील है। मतलब सारी डीलिंग नीतीश कुमार ही कर रहे हैं क्या? बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है। मैं बीजेपी की तरफ से जो भाई आ रहा है कि भाई हम इनको क्यों स्वीकार करें 25 तक के लिए मुख्यमंत्री, इनकी फेस पर तो जाएंगे नहीं। अब सबसे ज्यादा दिक्कत तो सम्राट चौधरी को होगी। उनका कहना है कि फसल हम लगाते हैं काटने के लिए, ये आ जाते हैं। तो एकदम स्टेट यूनिट डेड अगेंस्ट है, इसके अगेंस्ट डेड स्टेट यूनिट में ये है कि हम पूरा ग्राउंड बनाते हैं, कार्यकर्ताओं में एक मैसेज खराब चला जाएगा। कार्यकर्ता नीचे पूछते हैं कि क्या फिर हम लोगों को जेडीयू के साथ काम करना पड़ेगा? जैसे मैं बात कर रहा था, कुछ लोग जो सर्टेन जगह से चुनाव लड़ते हैं उनका फोन आना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे ये जाएंगे वहां सीटिंग इनके हैं, उनकी सीट चली जाएगी। तो ये इस तरह का कैंडिडेट से लेकर के ग्रास रूट्स में, स्टेट यूनिट की लीडरशिप में, स्टेट यूनिट का कहें कोई एक पक्ष में नहीं है। अगर केंद्र से ये आरोपित ये थोपा जाएगा इनको, तो इनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ सेंट्रल हाई कमांड चलता है, उनको लोकसभा दिख रहा है, 39 सीट साथ में मिलते, उनको कन्वर्जन रेट दिख रहा है कि नीतीश कुमार बहुत कमजोर होंगे तो भी कन्वर्टिबिलिटी इनकी इतनी अच्छी होगी, हम 30-35 निकाल लेंगे। बहुत सारे फैक्टर है, नरेंद्र मोदी के फैक्टर है, लाभार्थी योजना फैक्टर है, अयोध्या वाला अंडर करंट है, सो मेनी थिंग्स टुगेदर। अच्छा, चलिए, भाजपा पे जानकारी देने के लिए स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं अति वरिष्ठ पत्रकार,
हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। क्या हो क्या रहा है भाजपा में? बिल्कुल एकदम बिल्कुल जेपी नड्डा की प्रेस से बिल्कुल ताजी निकली रिलीज, बता दो गुरु। देखिए, मुझे लगता है जो बात संतोष जी कह रहे थे, मैं उसमें एक दो चीज ऐड ऑन कर देता हूं। हाँ, एक सौरभ जी, ये कि मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी अब देना नहीं चाहती है। ग्राउंड पर जो उनका कार्यकर्ता है, जो प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ता है, और खुद गृह मंत्री अमित शाह से लेके जेपी नड्डा ने ये बातें कही हैं कि अब किसी भी तरीके का कोई गठबंधन जो है वो नीतीश कुमार के साथ नहीं होगा। अगर होता है तो नीतीश कुमार की जो साख है ना, उस पर तो बट्टा लगेगा, यानी पलटू राम का जो शब्द है उस पर और मजबूती आ जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर भी की साख पर भी सवाल खड़े होंगे कि आप बार बार जो आपको धोखा देके, आपके साथ आके, आपके खिलाफ बोलकर, आपके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करके, असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता हो, उसके साथ आप चुनाव की राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए जो है गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। सत्ता आपके लिए सर्वोपरि है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जिस मूड पे है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बिहार में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो 17 सीटें हैं उससे आगे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक तरीके से अति पिछड़ों की, महादलितों की राजनीति को अडॉप्ट किया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना ये बड़ा फैसला था। अगर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना है तो नीतीश को साथ लाना बहुत मजबूरी नहीं है। अगर नीतीश साथ आ रहे थे तो कर्पूरी ठाकुर की जगह वो कहीं और किसी और को भी जो है वो भारत रत्न दे देते। और दूसरा, ये सब कुछ हुआ कर्पूरी ठाकुर के जब एक फंक्शन था, वहां पर जेडीयू का फंक्शन चल रहा था, बाहर भारतीय जनता पार्टी जो है उसको लेकर सम्मेलन कर रही थी सड़क पर ही। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लीडरशिप को ये मालूम नहीं था। और जिस तरीके के बयान आए हैं वो ठीक नहीं है। नीतीश कुमार के यहाँ जो भी मेरी बात हुई है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि अभी वो इसी गठबंधन में रहेंगे। वो ये चाहते हैं सीट शेयरिंग हो जाए, सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा, सब कुछ आपको ठीक दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इस बार मुख्यमंत्री का पद जो है वो नीतीश कुमार को नहीं नवाजना चाहती है। वो ये जरूर चाहेगी अगर नीतीश कुमार आते हैं तो मुख्यमंत्री का जो पद है वो उनकी पार्टी के किसी नेता को दिया जाए। इससे कम पर समझौता नहीं होगा। वो लोकसभा चुनाव तक भी इंतजार करना नहीं चाहेंगे। एक और चीज है, 3 नेताओं की जो है वो मीटिंग हुई थी जो एनडीए के घटक दल हैं बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान के घर पे शाम को। सुबह दही चूड़े पे पटना में मिलते हैं, शाम को जो है खिचड़ी पे मिलते हैं चिराग पासवान के घर पे। तीनों इस चीज को लेकर चिंतित थे कि उनका भविष्य क्या होगा अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे। नीतीश कुमार अगर आएंगे तो चिराग पासवान ने पिछले 2019 के चुनाव के बाद से ही जो है नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नीतीश किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि जो है चिराग पासवान इस गठबंधन में रहे। उपेंद्र कुशवाहा को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से बाहर का रास्ता दिखवाने वालों में नीतीश कुमार थे, क्योंकि वो अड़ गए थे कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं होने चाहिए। चिराग पासवान नहीं होंगे। 2020 में उन्होंने एक स्टैंड लिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी में आगे बढ़े। बाद में नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा जाता रहा कि चिराग पासवान को पीछे से जो है जेडीयू के खिलाफ और पैसा या बाकी संसाधन उपलब्ध कराने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनके पास रिकॉर्ड है। तीसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा। वो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू में शामिल होते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं, बीजेपी के साथ एक बार फिर से गठबंधन में आते हैं जेडीयू को छोड़ते हुए और नीतीश के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए। तो नीतीश बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इन तीनों नेताओं के साथ जो है एनडीए में रहा जाए। अब चौथे हैं पशुपति पारस। पशुपति पारस की यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस को अलग कराने का जो काम था वो काम जो है वो जेडीयू ने किया था और बहुत महीन तरीके से जो है उसमें लल्लन सिंह, भूपेंद्र यादव और एक बिहार के नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, अभी वहाँ संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने खेल किया था। वो चिराग पासवान के घर के सदस्य भी हैं, यानी उनके परिवार के लोग हैं। मैं आप
बार बार मुझसे कहते हैं नाम ले दीजिए, तो महेश्वर हजारी नाम है उनका, उपाध्यक्ष है। आप कहें मैं उससे पहले ही ये बात कह देता हूँ। और देर शाम जब ये अलायंस टूटा था तो स्पीकर के घर के बाहर महेश्वर हजारी गाड़ी में बैठे हुए थे, 5 सांसद साथ गए, उन्होंने अपना दिया। तो एक तरीके से अब पशुपति पारस को जब मंत्री भी बनाया गया था तो नीतीश कुमार ने ही प्रधानमंत्री और बीजेपी को ये कन्विंस किया था कि जो है पशुपति पारस को केंद्र सरकार में मंत्री बनाइए, और वो भी केंद्रीय, ना स्वतंत्र प्रभार का, ना जो है राज्य मंत्री। तो अब पशुपति पारस ने भी तमाम मौकों पर जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की है। और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो अपने खिलाफ बोले गए शब्दों को बहुत ध्यान रखते हैं और उन लोगों का भी ध्यान रखते हैं जो आप नीतीश कुमार का जिक्र कर रहे हैं, मुझे कोई और नेता ध्यान आ रहे हैं। वो जब इस तरीके के नेता होते हैं उनमें सब में ये खूबियां होती हैं। मुझे मालूम है आपका इशारा कहाँ है, और ये रीजनल पार्टीज में भी और भी बहुत से लोग हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी मामला अटका हुआ है और नीतीश चाहते हैं जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए, और कांग्रेस के साथ वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आरजेडी इसको ले ले। तमाम चीजें हैं। एक बात बताइए, अगर अभी तो सब अगर मगर की डगर पे ही चल रहे हैं, थोड़ा हम भी चल लेते हैं। बिल्कुल। अगर भाजपा का मुख्यमंत्री होता है तो कौन होगा? अब मुझे लगता है कि बहुत से लोग हो सकते हैं। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, वो 2 बार पटना हुए हैं यादव वोट बैंक के लिए। तो ऐसे में नित्यानंद राय हो सकते हैं, या जो है तारकेश्वर सिंह, जो सम्राट चौधरी, बस सम्राट चौधरी भी है, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए मुझे लगता है नीतीश कुमार एग्री नहीं करेंगे। अगर यह भी संभव हुआ कि नीतीश मुख्यमंत्री पद त्याग दे तो सम्राट चौधरी को ना दिया जाए, ये वो इंश्योर कर लेंगे। दूसरा मुझे लगता है मुख्यमंत्री पद त्यागने के बाद कि उनकी अपने विधायकों पे कितनी पकड़ रहेगी? कुछ आरजेडी जाएंगे, कुछ यहाँ आएंगे। संतोष जी कह रहे थे वो पार्टी टूट भी सकती है, मैं उससे एग्री करता हूं, क्योंकि सम्राट चौधरी से जुड़े सूत्रों ने कहा कि वो सब तो तैयार बैठे हैं। मैं वही कह रहा हूं, आप सत्ता के साथ लोग हैं। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं मिलता है तो उनकी पार्टी में फिर टूट संभव है। और अशोक चौधरी और संजय झा डिप्टी सीएम बन जाएंगे। संजय झा हैं, संजय झा मुझे नहीं लगता कि डिप्टी सीएम वहां बनेंगे। ललन सिंह का नाम आप भूल गए, जिनको अभी अध्यक्ष पद से हटाया भी गया, और भी दोस्ती करनी है। नहीं, आरजेडी से, भाजपा का नहीं कह रहा हूं, भाजपा के अगर टूटती है पार्टी तो हो सकता है संजय झा भी ज्यादा नहीं चाहिए सीट, हो सकता है संजय झा हो, ललन सिंह हो, या कोई अन्य विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, ये तमाम लोग हैं जो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता कि कतई भी तो नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के अलावा और दावेदार, और नितिन नवीन हो सकते हैं। बहुत लोग हैं। मैंने आपको कहा ये भारतीय जनता पार्टी में आप मुख्यमंत्री कौन होगा ये मत सोचिए, वो तो जो प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। वहां जातीय समीकरणों, सामाजिक समीकरणों का भी तो ध्यान रखेंगे। सारे समीकरणों का ध्यान रखते हुए वो यही होगा। अगर उनको देखना होगा कि नॉन यादव ओबीसी में बनाना है या यादव बनाना है, तो ये भी हो सकता है कि नित्यानंद राय की लॉटरी लग जाए। ये सारी चीजें तब हैं जब नीतीश कुमार आए। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा सौरभ जी इंतजार करना चाहिए, और अभी इसमें आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल कन्हैया जी और संतोष जी आपसे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी की इस संवाद में क्या भूमिका है भाजपा और नीतीश के बीच? हरिवंश जी के अलावे एक फॉर्मर राष्ट्रपति भी लगे हुए हैं, तो उसमें ऐसा बात नहीं है। अच्छा, कोविंद जी भी बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे संबंध रहते हैं उनके। देखिए, एक चीज जो बता रहे हैं हिमांशु जी, तो मैं नीतीश मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर उसको थोड़ा रिपीट कर दूं कि नीतीश जी जब आएंगे एनडीए के साथ और ये कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो वो नित्यानंद राय को चाहेंगे, इसलिए को चाहेंगे कि यादव वोट में बड़ा सेंध लगे, तब वो रिवेंजफुल एटीट्यूड उनका होगा। ये बात सही है कि वो सम्राट चौधरी को कभी नहीं चाहेंगे, चाहेंगे कि लवकुश जो है हमारे साथ रहे। वो उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ रखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने अभी घर नहीं छोड़ा है, जबकि आरसीपी का घर 3-4 दिन में भगा दिए थे उनको कि चलिए घर खाली कीजिए, आपको याद होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी भी जो है उस घर में है जो उनको अलॉट हुआ था। तो मुझे लगता है, और एक छोटा सा खाली बात बता दें
कि ये जो लोग कहते हैं कि रोहिणी आचार्य के ट्वीट से बड़ा आहत हैं, नीतीश कुमार तेजस्वी के मंच पर जब साझा मंच करते हैं और भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि 2015 से पहले क्या था जी, कुछ था यहाँ पर, क्या था, कुछ था, कितना गड़बड़ होता था, ये होता था, वो होता था, तो किसको बोलते हैं? लालू राबड़ी। अब तेजस्वी चुपचाप बेचारा टुकु 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 देखता रहता है। अभी सार्वजनिक तौर पर एक मंत्री आलोक मेहता हैं, उनको उन्होंने भ्रष्ट बता दिया। वो सीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था, इन्होंने रोक दिया फाइल मंगा करके। पत्रकारों ने पूछा कि काहे ऐसा किए, तो कुछ गड़बड़ हुआ था उसमें। यानी सार्वजनिक रूप में आप राजद के मंत्रियों को चोर भी कहते हैं, भ्रष्ट भी कहते हैं। सार्वजनिक मंच पर आप बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या था, और इधर एगो ट्वीट कर दिए, ट्वीट को डिलीट भी कर दिए, तो बड़ा आहत हो गया। रही ना कि आप साफ कहिए कि हमको जल्दी से चाहिए। सीट शेयरिंग वाला है, मेरे पास जो जानकारी है सौरभ जी, मेरे पास जो जानकारी है कि नीतीश कुमार ने 23 सीट दे दिया है लालू यादव को, 17 अपने पास रखा है। ये 23 रखिए, चूंकि कांग्रेस और लेफ्ट आपके साथ आए थे। जिनको जितना देना है दीजिए भैया, इस पचड़ा में हमारा माथा खराब हो जाएगा, हम उस पर नहीं पालेंगे। लीजिए हमको, जो हम 17 में से एक को नहीं देंगे, जान लीजिए। और लोकसभा चुनाव में अगर हार गए तो फिर तेजस्वी को सीएम भी नहीं बनने देंगे। हाँ, अब तो जब ये क्या डील हुआ था, हमको भी याद है। उस डील में इन्होंने कहा था कि हम मतलब पिछले साल ही जो है मकर संक्रांति से पहले जगता ने थोड़ा सा उस बात को उजागर कर दिया, तो इतना बम्बक क्या उजागर किया था जगतानंद ने, बताइए। जगतानंद ने क्या कह दिया था? जगतानंद ने कह दिया कि हाँ वो तो हो ही गया है ना, इस साल के अंत तक वो पद छोड़ देंगे, क्योंकि अब वो कमांडर बन जाएंगे, देश भर के नेता हो जाएंगे। विपक्ष के तब घूमना पड़ेगा ना भाई, कमांडर होकर के घूमेंगे बिहार देश भर में, और तेजस्वी यहाँ संभाल लेंगे। उस पर ही बमक गए थे। फिर जगतानंद सिंह की हालत खराब हो गई थी उस समय। तेजस्वी को बयान देना पड़ा कि मुझे, मेरे अलावा या लालू जी के अलावा जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई बयान नहीं। बिहार की स्थिति पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ इंडिया टुडे ग्रुप के वरिष्ठ पत्रकार सुजीत झा जी भी मौजूद हैं पटना से। बताइए, इस्तीफा होगा, गवर्नर के पास जाएंगे, क्या हो क्या रहा है पटना में? देखिए, पटना में बहुत कुछ हो रहा है और का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सामने आएगा। जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, हमें तो एक बड़ा मतलब सीनियर नेता ने एनडीए के ही उन्होंने बताया कि 21 तक सब कुछ हो जाएगा। कल तक ये कहा था कि भाई दरवाजे बंद हैं। हालांकि एक हफ्ता पहले अमित शाह जो गृह मंत्री, उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। तो जेडीयू की तरफ से ये कहा गया था कि भाई प्रस्ताव हमने तो दिया नहीं है। पर ये जो सारी जो भी कवायद है वो पिछले 2-3 महीनों से चल रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको बिहार में कौन सरकार चला रहा है क्या, उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। उसको मतलब है कि बिहार से कितने सांसद आ रहे हैं। अब 40 में से 39 सांसद पिछली बार गए हैं, तो इस बार अगर कम हो जाते हैं तो 400 का आंकड़ा का जो दावा कर रहे हैं बीजेपी, वो कैसे पूरा होगा? जेडीयू के जो तमाम नेता हैं, जो खासतौर पर जो सांसद हैं, अधिकतर सांसद ये चाहते हैं कि बीजेपी के साथ ही वो चुनाव लड़े, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो उनकी भी नैया पार हो जाएगी। तो इस दबाव, ये भी एक दबाव हो सकता है नीतीश कुमार पर। हाँ हिमांशु जी, मुझे लगता है एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है, अभी इंडिगो की एक फ्लाइट है, उससे केसी त्यागी, अश्विनी चौबे और सम्राट चौधरी तीनों दिल्ली आ रहे हैं। इतने राजनीतिक हलचलों में अब देखना यह है कि होगा क्या। लेकिन मैं फिर एक चीज बोलता हूं सौरभ जी, ये राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसकी संभावनाओं को कभी कोई नकार नहीं सकता जी। मैं जो कल का दुश्मन थे वो दोस्त हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार बहुत बहुत मुहिम आदमी है। लालू यादव ने कभी उनके लिए कहा था कि उनके जो दांत हैं वो पेट में दांत हैं, और नीतीश भी इसके लिए खूब हंसते रहे। हवाई दावों और हवाई यात्राओं की बात हो रही है, तो जाते जाते एक किस्सा मैं भी सुना देता हूँ। एक उसमें हम थोड़ा सा बोल दें कि वो बोल रहे थे कि लालू यादव ने कहा कि पेट में दांत है, तो ललन सिंह ने भी कहा था कि वो दांत पेट में कहा है, मुझे जानकारी है, मैं ही उसको पेचकस और सांसी से निकालूंगा। ललन जी ने भी कहा था।
हो सकता है कि इस बार वो दांत जो है पेचकस से निकाल के ललन सिंह आरजेडी की तरफ चले जाए। बहुत बढ़िया। चलिए, पेचकस, दांव, हवाई दावे और हवाई यात्राओं की बातें जाते जाते एक किस्सा मैं आपको सुना देता हूं। हवाई जहाज फिर से पटना से दिल्ली आ रहा था, उसमें नीतीश कुमार बैठे हुए थे और जैसा कि लगभग नियम सा है, उनके बगल की सीट खाली थी और उसके बगल की सीट पर बैठे थे संजय झा। दूसरी तरफ बैठे थे शाहनवाज हुसैन और जीतन राम मांझी। शाहनवाज हुसैन नीतीश की तरफ गए, 8-10 मिनट बगल में बैठ के गुफ्तगू हुई। फिर संजय झा ने इशारा किया जीतन राम मांझी को कि आइए, बुला रहे हैं। जीतन राम मांझी ने मना कर दिया। संजय झा बोले, अरे हालचाल पूछने के लिए बुला रहे हैं। जीतन राम मांझी गए, दोनों के बीच बातचीत थी। बोले, आप क्यों चले गए, क्यों नाराज रहते हैं? उन्होंने कहा, आप क्यों ऐसे बोलते हैं? बोले, हमने तो मजाक में कहा था, चले गए। ये सब बातें मैंने किसी से सुनी नहीं है देवियों और सज्जनों, ये मुझे जीतन राम मांझी ने खुद बताई हैं। अगर आपकी बिहार की राजनीति में दिलचस्पी है तो जमघट में पिछले दिनों हमने प्रशांत किशोर, जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी के विस्तार से इंटरव्यू किए हैं, जो आप ललन टॉप पर देख सकते हैं। अब रुक करते हैं अगले सत्र का। संतोष जी, कन्हैया जी, हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र में बात होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, नॉर्थ ईस्ट, असम और अब बंगाल, और इंडिया अलायंस के बाकी साथियों के बचे कुचे हाल की। सबसे पहले रुक करेंगे आदेश रावल का। आदेश जी, आपके आने से ठीक पहले हम बिहार की चर्चा कर रहे थे। नीतीश के फ्लिप फ्लॉप की र्यूमर बहुत मजबूत हो रखी है। कांग्रेस के हलकों में इस चीज को कैसे पढ़ा जा रहा है, और कुछ हो भी रहा है या सिर्फ ऑब्जर्वर की भूमिका में है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि कांग्रेस ने जो कमिटमेंट किया था नीतीश कुमार के साथ में, उसको शायद वो फिलअप नहीं कर पाए। बेसिकली क्या कमिटमेंट? राहुल गांधी इस बात को अच्छे से जानते थे कि अगर विपक्षी पार्टियों के साथ वो बातचीत करेंगे तो वो उनकी छतरी के नीचे नहीं आएंगे। इसीलिए नीतीश कुमार को स्टार्टिंग में जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने घूम घूम के सबसे बात भी की, सबको एक साथ लेके आए, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को। वो लोग जो कांग्रेस से परहेज कर रहे थे उन सबको नीतीश कुमार लेके आए। और ऐसा कहते हैं, कांग्रेस के भीतर बात चर्चा होती है कि राहुल गांधी का एक कमिटमेंट था नीतीश कुमार के साथ कि उनको संयोजक बनाया जाएगा इस पूरे ग्रुप का, इंडिया अलायंस का, लेकिन वो अभी तक संभव नहीं हो पाया। दरअसल जब पहली बैठक पटना में हुई थी, उसके बाद बॉम्बे की बैठक के बाद ये तय हुआ था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली होगी और उस रैली में सभी पार्टियां इकट्ठी होंगी और उसी में इस बात की घोषणा कर देंगे कि नीतीश कुमार संयोजक बन गए हैं इस समूह के। लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर ये तय हुआ कि भोपाल में मीटिंग होगी, वहां कमलनाथ ने इस रैली को नहीं होने दिया और वहां पे भी ये नहीं हो पाया। और उन सब के बीच जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें ये कह दिया गया, और खासतौर पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने, कि हम खड़गे साहब का नाम प्रपोज करते हैं। हालांकि उसको मना किया खड़गे साहब ने खुद की, हम बाद में फैसला करेंगे। उससे भी कहीं ना कहीं नीतीश की दावेदारी पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। और राहुल गांधी के कमिटमेंट के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है, हालांकि सबको इकट्ठा करना नीतीश कुमार ही है जिन्होंने इस बात का इनिशिएटिव लिया हो, जो ये कहते हो मीटिंग में इंडिया अलायंस की कि नहीं ठीक है, नीतीश कुमार को आप संयोजक बना दीजिए। अब बात बहुत दूर तक जा चुकी है। अगर वो बनते भी हैं तो थोड़ा सा वो कमजोर दिखाई देंगे कि प्रेशर के बाद बने या दबाव के बाद बने, या वो सबको एकजुट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को आगे अपना नाम प्रपोज करने के लिए। आप देखिए, कमाल की बात ये है कि नीतीश कुमार ने सबको इकट्ठा तो कर लिया और उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, वादा उन्होंने किया, लेकिन जिनको उन्होंने इकट्ठा किया, किसी ने भी एक बार भी उनका नाम प्रपोज करके ये नहीं कहा कि आप संयोजक बन जाइए। उल्टा उनमें से 2 लोगों ने ये कह दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। तो ये बड़ा आश्चर्य करता है मुझे इस बात में कि क्यों नहीं वो सब लोग जो नीतीश के कहने पे इकट्ठा हुए, उनमें से कोई भी इस बात का इनिशिएटिव लेके कह देता, उसको सेकंड कर देता उस बात को कि हाँ, नीतीश कुमार इस अलायंस के मुखिया कन्वीनर बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात थी कि ये हो क्या रहा है। दरअसल बेसिकली नीतीश कुमार अब ऐसे सिरे पे खड़े हैं कि जहां वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इस बार भी पलटी मारते हैं तो उसका गहरा असर उनकी छवि पे पड़ेगा कि वो किसी के सगे नहीं है, क्योंकि इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, वो ऑलरेडी नंबर 3 की पार्टी है बिहार में। तो अगर चुनाव से ठीक पहले वो अभी दोबारा से पलटी मारेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे इसका गहरा असर पड़ेगा। कहाँ एक व्यक्ति 6 महीने पहले तक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, और कहाँ वो व्यक्ति अब
इस बात को लेकर डिबेट कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, अलायंस किसके साथ करेंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या हमारा होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार अब उस दहलीज पे खड़े हुए जहां से उनकी वापसी नहीं हो सकती। अगर होगी तो उनकी राजनीतिक कैरियर पे इसका गहरा असर पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पछुआ हवाओं को पढ़ने का नीतीश कुमार को शौक बहुत है। 2015 में हवा चली दिल्ली की तो उन्होंने अलायंस कर लिया आरजेडी से। 2017 में बगल के उत्तर प्रदेश में हवा चली भाजपा की तो उन्हें आरजेडी में खामियां नज़र आने लगी। और अब जब राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भारी भीड़ दिख रही है तो उन्हें फिर से पछुआ का महत्व समझ में आने लगा है। नीतीश कुमार पर पर्याप्त चर्चा हो गई है। अब बंगाल का और असम का रुख करते हैं। असम में राहुल गांधी बनाम हिमंता बिस्व शर्मा और फिर दोनों के सिपहसालार, उनके बीच एक जंग तो ट्विटर पर छिड़ी है, दूसरी माइक पर छिड़ी है बयानबाजियों की, तीसरी रोक थोक, उग्र प्रदर्शन, बैरिकेडिंग, कौन कहाँ गया कौन नहीं गया, इन सब की छिड़ी है। इस पर बात करेंगे हम कौशिक डेका से। तो आप सब लोगों ने देखा असम में, जो मेरे होम स्टेट है, वहां पे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में घमासान हुए, ट्विटर में बयानबाजी हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बयानबाजी हुए, और दोनों लगे हुए थे एक दूसरे को सबसे करप्ट भ्रष्ट आदमी ठहराने में पूरे भारत में। अगर राहुल गांधी कह रहे थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा के फैमिली करप्ट है, वो सबसे करप्ट मुख्यमंत्री है, तो हिमंता बिस्वा शर्मा भी कह रहे थे कि राहुल गांधी फैमिली करप्ट है, गांधी फैमिली ही फेक है। तो ये सब हमने देखा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरीका है कि राहुल गांधी की जो दर्जा है वो मोदी के प्राइम राइवल के तौर पे जाना जाता है। तो एक बीजेपी का ये एक स्ट्रेटेजी है कि पूरे जंग को राहुल बनाम मोदी के बदले राहुल बनाम हिमंत कर दिया जाए, ताकि राहुल के स्टैचर थोड़ा नीचे चला जाए। बात ऐसा नहीं है, ये एक व्यक्तिगत जंग था। अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं यही जवाब दूंगा, क्योंकि इसका सिलसिला बहुत पहले से शुरू हुआ था। जब राहुल गांधी पॉलिटिक्स में नए नए आए थे तो हिमंता बिस्वा शर्मा भी असम में एक उभरता हुआ नेता थे। बहुत गौर फरमाने वाली बात है, राहुल गांधी पॉलिटिक्स में 2004 में जब आए तो लगभग उसी समय हिमंता बिस्वा शर्मा पहले पहले मंत्री बने थे। धीरे धीरे वो तरुण गोगोई के बहुत ही खास मंत्री बन गए थे। लेकिन साथ ही साथ तरुण गोगोई के अंदर रहते हुए भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता थे, जैसे अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह, उन सबसे उनकी काफी अच्छी करीबी हो गए थे। तो इसके वजह से धीरे धीरे राहुल गांधी के मन में एक इम्प्रेशन चला गया कि ये हिमंता बिस्वा शर्मा इन लोगों के प्यादे है। क्योंकि आप सबको पता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता उस समय हुआ करते थे, उन सबसे थोड़ा नाराजगी हुआ करते थे। वो सोचते थे कि इनके पॉलिटिक्स की वजह से कांग्रेस को काफी नुकसान हो रहा है, इनके जो वंशवाद है ये सब ठीक नहीं है। तो एक वेटरन कांग्रेस नेताओं के लिए राहुल गांधी के रवैया बहुत अच्छा नहीं थे, और उनके ग्रुप में शामिल होने के वजह से इनके खिलाफ कई सारे कंप्लेन हिमंता बिस्वा के खिलाफ राहुल गांधी के पास जाते थे। कान भरने वाले लोग बहुत होते थे। और जब तरुण गोगोई और हिमंता बिस्वा शर्मा के जंग शुरू हुआ, उसकी शुरुआत हुए थे 2011 में, और 2011 में असम के जो राजनीति में एक और नया सितारा आया था, वो है गौरव गोगोई, तरुण गोगोई का बेटा। तो ये लोग तब बहुत लोग नहीं मानते थे। मैंने लगातार इंडिया टुडे मैगजीन में लिखा था कि गौरव गोगोई की जो करीबी राहुल गांधी से था, क्योंकि वो उसके बाद तरुण गोगोई के बेटा होने के नाते एक गांधी फैमिली के साथ रिश्ता जुड़ गया था। साथ में वो बहुत सारे मेल्स लिखते थे, ईमेल करते थे राहुल गांधी के ऑफिस में राहुल गांधी को, ये बताते हुए कि हिमंता बिस्वा शर्मा में क्या क्या खामियां हैं। तो एक तरह से वो जो इम्प्रेशन बढ़ता गया राहुल गांधी को, क्योंकि तरुण गोगोई के फैमिली जब राहुल बच्चा था तब से तरुण गोगोई फैमिली को जानते हैं। तो ये करीबी के वजह से तरुण गोगोई पल्ला भारी हो गया था। और बाकी तो हिस्ट्री है, क्योंकि हिमंता सीएम नहीं बन पाए, और जो कुत्ते की कहानी सबको पता है। लेकिन बाद में वो पुष्टि हो गई कि गौरव गोगोई के रोल आप अगर
गुलाम नबी आजाद के किताब पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने काफी विवरण दिया है। लेकिन ये जो पर्सनल लड़ाई है, जो ह्यूमिलेशन हिमंत बिस्वा ने फेस किया राहुल गांधी के सामने अलग अलग मौके पे, तो इसकी कभी भरपाई नहीं हुई और ये एक रह गया है। अब शुरू हुआ असम में, जब ये यात्रा शुरू हुआ तो माजुली में राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि हिमंत बिस्वा शर्मा भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, और साथ में ये भी कहा था कि हिमंत बिस्वा शर्मा के फैमिली भी भ्रष्ट है, और साथ साथ ये भी कह दिया कि फैमिली में बच्चे भी भ्रष्ट है। और यहाँ पे ये घमासान की शुरुआत हो गई, क्योंकि अब तक तो हिमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी के बीच में था, अब बात आ गए है हिमंत बिस्वा शर्मा के फैमिली पे, फैमिली भी नहीं बच्चे पे, जो एक बेटा जो है हिमंत बिस्वा शर्मा के, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर में वो पढ़ाई कर रहे हैं और बेटी जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोनों ही पॉलिटिक्स में नहीं है। तो ये जो पर्सनल अटैक हो गया, इससे ये जो असम के मुख्यमंत्री वो नाराज हो गए और इसके बाद बयानबाजी शुरू हुए, और उसमें कोई भी गणतांत्रिक मर्यादा या जो हम देखते हैं डिस्कोर्स की वैल्यू, वो दोनों तरह से आग लग गया। इसी बीच मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चला कि राहुल गांधी के जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग मैकेनिज्म है, और या जो उनके पास बात सही है नहीं है, ये ले जाने के जो मैकेनिज्म है उसमें काफी खामियां है। इसलिए क्योंकि जब ये बात आई तो मेरी बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं से बात हुई थी, और मैंने ये कहा था कि ये जो पर्सनल अटैक है इसकी वजह से ये और बढ़ गया है। लेकिन यही बात राहुल गांधी तक पहुंचाने वाले कोई नहीं था कांग्रेस में, और मुझे ये कहा गया, कोई बहुत सीनियर नेता जो करीबी माने जाते हैं, कि हम अगर ये बता देंगे तो ये भी लगेंगे कि हम हिमंत के करीबी है, हमें हिमंत के मन की बात कैसे पता है, तो राहुल गांधी के मन में हमारे खिलाफ एक अलग तरह की छवि बन सकते हैं। ये भी बहुतों ने कहा, सीनियर लीडर, कि ये जो असम के कांग्रेस नेता है वो हिमंत को यहाँ तो स्टेट में तो कोई कुछ बोल नहीं सकते, डरते हैं, तो हमारे नेता राहुल गांधी से वो बुलवा रहे, अपने भड़ास निकाल रहे। तो ऐसे बहुत सारे बातें मुझे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से पता चला कि ये जो जंग है उसकी शुरुआत उस स्टेटमेंट से हुई, और उसके बाद तो ना रोकथाम हुई। साथ में ये भी एक बात है कि क्यों हिमंत बिस्वा शर्मा इतना कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा असम में सफल ना हो। तो इसके एक भी ये बात है कि जैसे ही कोई यात्रा में अगर लोग जुट जाए, जैसे अपर असम में या जहाँ पे असमी स्पीकिंग लोगों की भीड़ ज्यादा है, वहां पे अगर जुट जाए तो एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स बन जाता है। तो जो विरोधी दल है, जो सोशल मीडिया है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आप असम में आप देखेंगे तो एक तरह से अ, हिमंत राज चल रहा है वहां पे। आप उनके ऊपर सवाल बहुत कम उठाए जाते हैं, विपक्ष ना के बराबर है, हर तरह से उनका कंट्रोल है, मीडिया पे भी कंट्रोल है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कहीं ऐसे जैसे कि फोटोग्राफ्स आ जाए जहाँ पे काफी लोग एकत्रित हुए हैं, अगर आ गए तो एक ऑप्टिक्स बन जाता है, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स बन जाता है। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश किया ताकि ये जताया जाए, क्योंकि 2024 इलेक्शंस आ रहे हैं, और ये बात भी सच है कि इलेक्शंस में पॉलिटिकल ऑप्टिक्स और लोगों में अगर ये सोच आ जाए कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो जो फेंस सिटर होते हैं उनके मनोदशा बदल जाते हैं। तो ये एक बात है कि ऐसे ऑप्टिक्स क्रिएट नहीं होने देना था। तो इन्होंने सारे जो अपर असम में जितने भी रैलीज है उनमें रोक टोक करने की कोशिश की, लेकिन इतना शायद कोशिश नहीं होता जितना हुआ अगर ये व्यक्तिगत नहीं होते। राहुल गांधी और हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच में ये जंग व्यक्तिगत है। कौशिक के बाद अब रुक करते हैं बंगाल का, जहां पर राहुल गांधी की यात्रा दाखिल हुई। ममता बनर्जी उसके एक रोज पहले ही कह चुकी हैं, स्पष्ट तौर पर 2 रोज पहले, कि हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। इन सब के बीच इंडिया अलायंस का मरसिया तो राज्य में पड़ा ही जा रहा है। कोई कह रहा है कि लेफ्ट के नेता हैं जो कांग्रेस को गाइड कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि कोई नहीं चाहता। सब बातें हो गई। हमारे साथ जयदीप मजूमदार जी हैं, एसोसिएट एडिटर स्वराज मैगजीन के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। नमस्कार। नमस्कार। बताइए जयदीप जी, बंगाल की क्या स्थिति है इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की? बंगाल में कोई इंडिया अलायंस है ही नहीं, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है
मैं पहले से ही बहुत बार लिख चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि एज फार जहां बंगाल कंसर्न है वहां इंडिया अलायंस का कोई कुछ भी नहीं होगा। ममता बनर्जी खुद इलेक्शन लड़ेगी, हम 2 सीट देने से 2 सीट देगी कांग्रेस को, या तो हर 42 सीट्स में हर सीट पे वो लड़ेगी। अच्छा, और ये इसके पीछे लेफ्ट का कितना रोल है? वो कहीं एग्जिस्ट करते भी हैं या सिर्फ इंडिया अलायंस की मीटिंग में नजर आते हैं बंगाल से? लेफ्ट का ज्यादा कुछ अस्तित्व यहाँ नहीं है। लेफ्ट कांग्रेस के साथ मिला हुआ है, लेकिन उसका बंगाल में ज्यादा कुछ अस्तित्व है नहीं। इस इलेक्शन में मेन है बीजेपी और टीएमसी कांग्रेस। अच्छा, ये जो दोनों तरफ से बयान आए कि यात्रा में शामिल होने का न्योता मिला नहीं मिला, खबर मिली नहीं मिली? नहीं, यात्रा में इन लोगों ने इनविटेशन तो दिए थे, लेकिन वो ममता बनर्जी पहले से ही अपना डिसाइड कर चुके थे कि यात्रा में उनको यात्रा में पार्टिसिपेट करने से उनको क्या फायदा। ममता बनर्जी एक बहुत शातिर पॉलिटिशियन है, जो कोई भी मूव लेती है वो अपना फायदे के लिए करती है। वैसे मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो होना भी चाहिए वैसे पॉलिटिशियन। तो ममता बनर्जी को ये यात्रा में शामिल होने का कोई भी फायदा नहीं है। वो क्यों शामिल होंगे इस रैली में, जो राहुल गांधी का रैली है। और ममता बनर्जी ये एकदम फर्मली बिलीव करती है कि राहुल गांधी उससे बहुत छोटा नेता है। उनका जो एक्सपीरियंस है वो राजीव गांधी, राहुल गांधी का पिताजी के साथ काम कर चुके हैं, तो बहुत बार यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, इतने सालों से चीफ मिनिस्टर है। राहुल गांधी का कुछ भी वैसे एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो बच्चे हैं। तो राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी का रैली में वो क्यों योगदान करेंगे? उनका तो कोई फायदा होगा नहीं उससे। जयदीप जी, भाई एक सवाल ये बता दीजिए कि इस समय बंगाल में बीजेपी का चेहरा कौन है? केंद्र से नरेंद्र मोदी तो हैं ही, पर लोकल लेवल पे शुवेंदु अधिकारी हैं जो लीड कर रहे हैं, या सुकांत मजूमदार हैं, या पहले दिलीप घोष हुआ करते थे? बीजेपी का ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है बंगाल में कि उनका लोकल फेस है तो शुवेंदु अधिकारी, लेकिन और भी बहुत सारे माने 2-3 और उम्मीदवार है, और अंदर में इन सबके बीच में बहुत सारे झगड़ा हो रहा है कि कौन लोकल फेस होंगे। वैसे कुछ भी डिसाइड हुआ नहीं, और इनका लोकल फेस ना होने की वजह से इन लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। क्या लोकसभा चुनाव के पहले हम लोग फिर बड़े पैमाने पे इधर से उधर अफरा तफरी देखेंगे टीएमसी और बीजेपी में? इस बार शायद इन लोग बीजेपी वाले लेंगे नहीं तृणमूल से कोई लोगों को, क्योंकि पिछली बार इन लोगों को सबक सीख चुके हैं इन लोग। इस बार शायद इन लोग नहीं लेंगे। अच्छा। लिया तो वो बहुत बेवकूफी का काम होगा। शुक्रिया जयदीप जी। आदेश, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं मैं। असम, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट की यात्रा, ये सारी बयानबाजी, और इनसे इतर जब हम दूसरे राज्यों में देखते हैं, बिहार में पूछा नहीं जा रहा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बता दिया कि हम 7 सीटें आरजेडी को देंगे। कांग्रेस अपनी पहले तो प्रदेश के स्तर पे बोले कि बराबर पे लड़ें, फिर जब उनको विधानसभा में दोनों दलों की, सपा की और कांग्रेस की स्थिति के बारे में बताया गया तो कुछ घटी हैं। अविनाश पांडे राजस्थान में गहलोत जी के करीबी मित्र थे, अब उत्तर प्रदेश पहुंचा दिए गए हैं। बातचीत चली रही है, वहाँ से कोई स्पष्ट संकेत आ नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ले दे के एक रायबरेली की सीट, उसमें 2-4 सीटें शहरी सीटें और जोड़ी जा सकती हैं, जैसे बनारस की या इलाहाबाद की या गाज़ियाबाद की, नोएडा की, इस तरह की सीटें, कानपुर की सीट, झांसी की सीट, ये सब हैं जहाँ पे सपा रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में दूसरे नंबर पे रही है। झांसी जैसी एक आध सीट पे कभी एक आध बार जीती है, अदरवाइज वो मेन फाइट से बाहर रहे हैं। हरियाणा में आते हैं, भूपेंद्र हुड्डा अपनी मोनोपोली चाहते हैं, सुरजेवाला, शैलजा, इन सब की, किरण चौधरी, इन सब की अलग यात्रा चल रही है। राजस्थान में आते हैं, कहा जाता है कि गहलोत चले गए, लेकिन गहलोत का असर अभी भी बरकरार है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो या कुछ और हो। तो हो क्या रहा है कांग्रेस में अंदर खाने? कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि जिस समय कांग्रेस को बड़ी रैलियां करनी चाहिए थी इंडिया अलायंस की, उस समय उनकी पूरी मशीनरी न्याय यात्रा में है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब मीडिया दिखाता नहीं, नरेटिव तो उगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आदेश रावल। मैं इसकी शुरुआत बंगाल से करूंगा और फिर आपको पंजाब ले चलूंगा, और उसके बाद फिर आपके सवालों का जवाब देते हुए हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान होते हुए हम चलेंगे केरल तक। जी।
दरअसल ममता बनर्जी का ये जो कल घटना घटी है, एपिसोड हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है? ममता बनर्जी ने खड़गे साहब को फोन करके ये कहा था कि मेरी राहुल गांधी से बात करवाइए। तो खड़गे साहब ने वो मैसेज राहुल गांधी की तरफ भेज दिया कि भैया ममता बनर्जी आपसे बात करना चाहती हैं। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी की ये है कि कांग्रेस पार्टी का तमाम बड़े नेता और विपक्षी दलों के तमाम बड़े मुखिया जो हैं वो सब राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि फाइनल कमिटमेंट वहां से हो, उसके बाद हम सीट शेयरिंग की बात करें या जो भी फाइनल फैसला लेना है वो बात करें। तो इन्होंने क्या किया, 13 जनवरी को माफ कीजिएगा, राहुल गांधी की तरफ से और खड़गे साहब की तरफ से मेल भेजा गया और पत्र लिखा गया कि ममता बनर्जी को बंगाल में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी तो आपको उसमें शामिल होना है। लेकिन किसी ने भी, अगर मैं आपको कोई निमंत्रण भेजता हूं, आपको व्हाट्सएप कर दूं और उसके बाद आपको फोन ना करूं, तो शायद आपको बुलाने में मेरा पर्सनल टच नहीं आएगा। तो एक पर्सनल टच की कमी दिखाई दी ममता बनर्जी के साथ में। फिर क्या हुआ, परसों मोहम्मद सलीम एक लेफ्ट के नेता हैं, उनको फोन किया अधीर रंजन चौधरी ने और कहा कि यात्रा राहुल गांधी की आ रही है और आपको उसमें आना है। तो मोहम्मद सलीम ने कहा कि यार मैं कैसे आऊंगा, वहां तो ममता बनर्जी होंगी। बोला तुम छोड़ो, कोई नहीं होगा, तुम्हें आना है। और उस बात को लीक कर दिया गया, जिसका इम्पैक्ट कल ममता के बयान पे साफ साफ दिखाई दिया। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, और जब यात्रा पहुंचने वाली थी, अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या चल रही है इस वक्त की, जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, खड़गे साहब की 10 रैली लगा दी गई है देश के अलग अलग हिस्सों में, और संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल और मीडिया के इंचार्ज जयराम रमेश, ये दोनों यात्रा के साथ चल रहे हैं, वो दिल्ली में तब से है ही नहीं। और राहुल गांधी का ज्यादा फोकस हो रखा है हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, कुछ पर्सनली उन्होंने ले लिया हो। पिछले 10-12 दिन की यात्रा में अगर हम मोटा मोटा निकालें तो 80% यात्रा असम या उसके आसपास ही घूम रही है। आज शायद वहां से वो बाहर निकले। अब आ जाते हैं पंजाब के। कल 2 खबरें आई कि पंजाब आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी ने झटका दे दिया इंडिया अलायंस को। ममता की बात को मैं सही मानता हूं कि हाँ ये सही है, लेकिन पंजाब में कोई झटका नहीं है अलायंस को लेकर, क्योंकि जब बैठक हुई थी कांग्रेस की तरफ से एक संगठन, एक अलायंस कमेटी बनाई गई है जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश की एक टीम है जो सबसे बात कर रही है। इस अलायंस कमेटी ने पहले तमाम कांग्रेस प्रदेश कमेटियों से बात की, उनकी समस्या पूछी, उनसे पूछा कि आप कितनी सीट ले सकते हैं, कितनी हम दे सकते हैं, कौन कौन सी वो सीट है। उसके बाद यही अलायंस कमेटी है जो इंडिया अलायंस के घटक दलों के साथ बातचीत कर रही है। तो पंजाब में जब पहली बैठक हुई तो उसमें ये आया कि सत्ता में आम आदमी पार्टी, विपक्ष में कांग्रेस है। सत्ता और विपक्ष दोनों मिल जाएंगे तो ऐसे में गठबंधन को नुकसान हो सकता है और उसमें अकाली और बीजेपी को 1, 2, 3, 4 सीट तक मिल सकती है। तो ऐसे में क्यों ना हम फ्रेंडली मैच खेल लें। तो अब तय ये हुआ है पंजाब में, कोई झटका नहीं है अलायंस को। बेसिकली ये फ्रेंडली मैच हो रहा है, ये सहमति से हो रहा है कि पंजाब में जितनी भी सीटें लड़ेंगे दोनों मिलके उसमें सहमति बना लेंगे और आप उन सीटों पे कमजोर कैंडिडेट दे दीजिए, इन पे हम कमजोर दे देंगे। तो ये मैं नहीं मानता कि एक सेटबैक है इंडिया अलायंस के लिए। अब आइए हरियाणा के ऊपर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनको एक सीट मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र हुड्डा उनको वहां पे कोई सीट देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहां मजबूत है और उनके पास 10 की 10 सीटों पे कैंडिडेट्स हैं। दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला है, लेकिन आज ही सुबह मैं किसी से बात कर रहा था, नेता है दिल्ली के, वो कह रहे थे कि जिस हिसाब का इम्पैक्ट आ रहा है 22 तारीख के कार्यक्रम का, मंदिर के शिलान्यास का, प्राण प्रतिष्ठा का, उससे नहीं लगता कि हम अलायंस करने के बावजूद भी कोई सीट दिल्ली में जीत पाएंगे। और अगर ऐसा रिजल्ट ऐसा आना है तो अलायंस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक वोट बैंक है। यानी अगर आपको भाजपा का वोट नहीं छीनना है, आपको आम आदमी पार्टी से अपना वोट बैंक लेना है। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो कांग्रेस का जो बचा खुचा वर्कर है उसको भी आप कंफ्यूज कर दोगे, उसका भी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो 1 सीट हरियाणा में, 3 दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी चाहती है कि पंजाब को कंपनसेट करने के लिए आप हमें 1 सीट गुजरात में दीजिए और 1 सीट गोवा में दीजिए, जिसके लिए कांग्रेस राजी है। गुजरात की सीट है भरूच, जहां से अहमद पटेल हुआ करते थे, उस सीट को चाहते हैं। उनके नेता हैं जो आजकल जेल में, जिनसे मिलने केजरीवाल गए भी थे। तो पंजाब को कंपनसेट करने के लिए हरियाणा, दिल्ली, गोवा और गुजरात की बातचीत चल रही है, जो लगभग फाइनल है। इनमें सीटें इनको मिल भी जाएंगी। अब आपने कहा राजस्थान में गहलोत साहब सदा से पावरफुल रहे हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रहे। और इस बार क्या हुआ कि
जब लीडरशिप के साथ सचिन पायलट की बातचीत हुई तो उन्होंने ये पूछा कि भाई इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं स्टेट चला जाता हूँ अध्यक्ष बन के तो गहलोत साहब दिल्ली में महामंत्री नहीं बनेंगे हर बार की तरह। तो उनको कहा गया कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सचिन पायलट ने फैसला किया कि मैं वर्किंग कमेटी के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी बनूंगा किसी भी स्टेट का, ताकि गहलोत साहब दिल्ली ना आ सके। तो ये जो इंटरनल फाइट कांग्रेस की हर राज्य में चल रही है वो बिल्कुल पीक पे है। इसी तरीके से जो समस्या पंजाब में है सत्ता और विपक्ष के बीच में, वही सेम समस्या केरल में है। वहां भी लेफ्ट और कांग्रेस उसी स्थिति में है। तो वहां पे भी मुझे लगता है अलायंस नहीं होगा, वहां पे भी ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आप बात कर रहे थे लेफ्ट की। आजकल आपको पता है कि सबसे ज्यादा सबसे क्लोज सलाहकार कौन है राहुल गांधी का? उनका नाम है सीताराम येचुरी। तो सीताराम येचुरी भी इन चीजों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बार फिर कोशिश होगी कि ममता बनर्जी को किसी भी तरीके से वापस लाया जा सके। लेकिन एक चर्चा पार्टी के भीतर ये भी है कि ईडी के बहुत सारे केसेस अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के ऊपर हैं, वो भी एक समस्या हो सकती है। तो ये चर्चाएं हैं, गॉसिप है, सत्ता गलियारों की, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो हम नहीं जानते। लेकिन ऐसी बातें निकल के कल से लेके अब तक सामने आई हैं। ममता बनर्जी सेटबैक है, आम आदमी पार्टी और पंजाब सेटबैक नहीं। सौरभ जी। शुक्रिया आदेश। अब इंडिया अलायंस के बेस्ट फ्रेंड बीजेपी का हाल जान लेते हैं। बताइए हिमांशु जी, बीजेपी वाले तो मुदित होंगे इंडिया अलायंस की ये स्थिति देख के, पर उनके अपने घर में इस समय क्या चल रहा है? सब चाक चौबंद है। देखिए अभी तो खुश हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर सौरभ जी हर जगह प्रॉब्लम होगी। भारतीय जनता पार्टी में भी प्रॉब्लम है। आप देखिए आज बिहार का है, अगर नीतीश कुमार के लिए ये कहा जा रहा है कि वो एनडीए में आ जाते हैं, अगर सही मायनों में वो अगर आते हैं तो फिर चिराग कहाँ जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे, जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे, पशुपति पारस कहाँ जाएंगे? आप आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में अपना दल है इस वक्त। अपना दल की ताकत थोड़ी बढ़ी है, 11 सीटें जीती है, पिछली बार 9 जीती थी 17 में, तो 2 सीट ली थी एक की जगह, 2 सीटें पे आई थी, अब वो 4 मांगते हैं। इधर निषाद पार्टी है, फिर आगे आई है तो ओम प्रकाश राजभर भी आ गए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी को भी सीटों में करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज, हरियाणा जहां के लिए आदेश कह रहे थे, दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी के संबंध वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए दो घटक दलों के बीच में। अब बीच में ये कह सकते हैं कि दरार हो गई। अब वो दरार खाई में कब तब्दील होगी, और मुझे जहां तक जानकारी है वो ये है, क्या दुष्यंत के साथ अलायंस करेंगे लोकसभा में? मुझे बहुत ये कहते हुए आश्चर्य तो नहीं होगा कि हो सकता है कि सरप्राइज मिल जाए आपको अगले 10-15 दिन के अंदर। महाराज हाँ, मैं वही क्या सरप्राइज, थोड़ा खुल के बताइए ना। आप सुन नहीं रहे ना, मैंने तो कहा कि दरार जो है खाई में तब्दील हो जाएगी और हो सकता है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। लेकिन इतना तय है कि दुष्यंत चौटाला के साथ लोकसभा चुनाव में जाने की संभावनाएं अब क्षीण हो चुकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक मोटे पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट पॉलिटिक्स करती रही है, उसी को आगे भी बढ़ाई। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं जेजेपी के वो भारतीय जनता पार्टी में नजर आए आपको। संभावनाएं हैं और संभावनाओं का खेल है राजनीति में। अब क्योंकि जो बात आदेश आंध्र प्रदेश का बता दीजिए महाराज। मुझे लगता है आंध्र प्रदेश में टीडीपी तैयार नहीं है। टीडीपी के कुछ नेताओं से मेरी भी बातचीत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में है कि किसी तरीके से जो है टीडीपी के साथ अलायंस हो जाए, और वो हो नहीं पा रहा है। उसका कारण ये है, टीडीपी को ये लगता है कि 6% जो मुस्लिम वोट है वो उनको डेंट मारता है, और जो थोड़ा बहुत क्रिश्चियंस वोट है वो नहीं मिलता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो साउथ के अंदर एक तरीके से कहें ना कि आंध्रा में ज़्यादा वो है और बहुत ज़्यादा वोट भी नहीं है। जो पिछले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में था वो 1% से कम वोट शेयर था। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है, लेकिन टीडीपी नहीं चाहती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जनसेना जो पवन कल्याण की पार्टी है वो टीडीपी के साथ चली गई है, जिसका पिछले चुनाव में 6.5% के करीब वोट शेयर था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें हैं। आप देखिए कि महाराष्ट्र में भी एनसीपी
और शिंदे ग्रुप का जो शिवसेना है उनके साथ सीट शेयरिंग करनी है। फिर रामदास अठावले भी हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर 4 दल छोटे छोटे उनके साथ हैं, लेकिन जो मेन मुख्य गठबंधन का साथी था AIADMK वो साथ छोड़ के चला गया है। तेलंगाना 4 सीटें लाए थे, 4 सीटें लाए थे और आप सोचिए कि 4 में से 3 सांसदों को चुनाव लड़ाया, तीनों हार गए। आप वहां की स्थिति को समझिए। और कांग्रेस मजबूत हुई है। तो आपके मित्र प्रभारी हैं? मेरे कोई मित्र नहीं है। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ नहीं मैं आपको एक और एकदम से नहीं मैं एक और चीज बोल देता हूँ नेताओं के लिए कि नेता किसी का नहीं होता, ये सच है। ये आपने बोल दिया है। कल आप बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे, इससे मुझे परसों मंत्रियों से मिलेंगे, वो सब खफा होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्यों बोलते हो? और क्योंकि वो भी यही जानते हैं कि नेता किसी का नहीं होता, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सब कुछ होता है कि अच्छा। नेता किसी के साथ नहीं होता। किसी का हो। एक चीज और कह देता हूं आपको। बताइए। जो बात आदेश कह रहे थे ना, या जयदीप जी ने कही, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि लेफ्ट अगर टीएमसी के साथ पश्चिम बंगाल में अलायंस होगा तो लेफ्ट शायद जो है वो ना आए इंडिया ब्लॉक में। दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टी के पास ऑप्शन क्या है? मैं वही कह रहा हूं। देखिए लेफ्ट के साथ कहां अलायंस हो रहा है इंडिया ब्लॉक का, आप देखेंगे तो बिहार में अलायंस में आएगी, वो झारखंड में आ सकती है, या त्रिपुरा में कांग्रेस और वो हो सकता है बंगाल में नहीं होगा। और जो बंगाल और केरल लेफ्ट के 2 गढ़ हैं, दोनों जगह उनका अलायंस की संभावनाएं इसलिए क्षीण हो जाएंगी अगर ममता बनर्जी आ जाती हैं। अब जब बीजेपी की बात हो ही रही है तो उसके एंथम पर, उसके नारों पर भी बात हो। हिमांशु जी, कौन तय करता है बीजेपी का मुख्य नारा क्या होगा? बड़ी टीम है, कई टीम है, बताइए जरा। देखिए कई तरीके के सजेशंस जो हैं सौरभ जी वो दिए जाते हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि उस पर अंतिम फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऑब्वियस है और नरेंद्र मोदी हमेशा करेंगे। पर लोग कौन कौन से हैं जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व रहते हैं? जैसे 2014 की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को लेकर हमने बड़ी कहानियां सुनी, पीयूष पांडे की टीम थी, ये टीम वो टीम। इस बार क्या है? इस बार अभी तक जो है वो अभी जो मुझे पता चला है वो थीम सॉन्ग जो है जो बनाया गया है उसमें यह है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं। ये एक थीम सॉन्ग बनाया है जिसमें सारी ये अभी स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखेंगे ये पार्टी की तरफ से तैयार किया गया है। अभी इस पे कोई बहुत क्रिएटिव के लिए पीयूष नहीं आए या अन्य जो लोग हैं प्रोफेशनल लोगों को नहीं जोड़ा गया है। जो फीडबैक है एक पार्टी तैयार करती है अपनी तरीके से, नारा स्पेशली वो तैयार हो गया और पार्टी का काम जो है ग्राउंड लेवल पे चलता है, उसके हिसाब से जो फीडबैक आया उस पे ये तैयार किया गया है। मोदी की गारंटी से इसको जोड़ दिया गया है। अच्छा, कि पीएम मोदी मतलब गारंटी, और पूरा सॉन्ग उसी पे रखा गया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर में एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जो है कभी भी जो है किसी भी चुनाव का शंखनाद नहीं करता हूं। शंखनाद जो है वो जनता करती है। आप यहां देखिए कि उन्होंने ये नहीं कहा कि शंखनाद करने आया हूं, शंखनाद जो है वो जनता कर रही है। तो उसी पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे जो ये जो स्लग है सपने नहीं हकीकत बुनता हूं बुनते हैं, इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं। अब ये टैगलाइन बन जाएगी जैसे 2014 के अंदर आपको ध्यान है अच्छे दिन आने वाले हैं, एक टैगलाइन थी। 19 के अंदर था सबका साथ सबका विश्वास। अब ये नई लाइन है और प्रधानमंत्री आएंगे तो मोदी ही आएंगे, मोदी ही। लेकिन जो देखिए कम्युनिकेशन का एक नियम ये भी होता है, बहुत लंबी लाइन लोगों को याद नहीं रहती, बहुत कैची लाइन पे है। और ये भी अभी ये है और मुझे लगता है जैसे जैसे नेताओं के स्तर पे नंबर 1 और नंबर 2 के अलावा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कौन कौन इन्वॉल्व रहता है कम्युनिकेशन में? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के वो लोग जो कम्युनिकेशन देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं, उसके अलावा जो प्रधानमंत्री कार्यालय में कम्युनिकेशन देखते हैं हिरेन जोशी, बीजेपी में आईटी सेल देखते हैं अमित मालवीय, प्रवक्ताओं का जिम्मा कौन देखते हैं अनिल बलूनी, ये सब लोग हैं। और उसके बाद जो ये लोग तय करते हैं 5-7 ऑप्शंस लेके जाते हैं या 10 ऑप्शंस लेके जाते हैं, उनमें से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष फाइनली एक चीज को तय कर लेते हैं कि ये अच्छी चीज है,
इसके सहारे आगे बढ़ा जाए। अभी इसमें बहुत से बदलाव देखने को आपको मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये बहुत अभी फाइनल है। अभी कैची लाइन्स आएंगी, एक दो लाइन और आएंगी, जैसे आया था अभी पिछले दिनों गारंटी, मोदी मतलब गारंटी, अब आपको नई लाइन देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि रेजोनेंस कैसा है। हाँ, चुनाव दर चुनाव, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि राम मंदिर के इर्द गिर्द भी एक आध नारा तो जरूर आएगा, ऑफिशियली आए या अनऑफिशियली आए, ऑफिशियली अनऑफिशियली चीजें चलती रहेंगी। लेकिन एक चीज सौरभ जी सोचने वाली बात है, जब अपोजिशन सीट शेयरिंग को लेकर लड़ रहा हो, उनमें टकराव हो रहा हो, तो आप अगर देखें तो बीजेपी उसमें सो फार आगे चली गई है। उन्होंने अपने कैंपेन का नारा, गाना ये तय कर लिया, और ये जो आज तय हुआ है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं, ये आपको आने वाले दिनों में पोस्टर्स पे, होर्डिंग्स में दिखाई देगा, अखबारों के इश्तिहार में नजर आने वाला है। ये एक तरीके से बीजेपी बहुत आगे की रणनीति के तहत काम करती है, और इसीलिए अब से शुरुआत हो गई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको नए क्रिएटिव लोग ज्वाइन कर जाएं, जैसे आपने बताया 2014 के अंदर कितनी लोग थे वहां ऑफ मोदीज क्रिप्टिक ट्वीट, विधानसभा चुनाव में सीएम था, सीएम रहूंगा, सीएम मतलब कॉमन मैन, और ये बात उन्होंने 2014 में नहीं कही थी। हाँ, ये मैं विधानसभा चुनाव की बोल रहा हूँ, 2007 में कही थी जब चुनाव जीते थे। तो ये सारी चीजें हैं, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आपको इस तरीके की चीजें देखने को और मिलती जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जयंतो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंतो घोषाल दादा, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया। अच्छा, हमने सबको सुन लिया, अब आप बताइए ममता बनर्जी को गुस्सा क्यों आता है? देखिए, मुझे लगता है अभी जो हुआ है इसके पीछे बहुत कारण है। बताइए। आप देखिए मुंबई में जब पहली बार मीटिंग हुई थी, उस दिन भी ममता फोटो ऑप में नहीं आई थी, पहले मतलब मीटिंग खत्म होने के पहले चले आए थे। क्यों? कारण है, उस दिन जब स्टीयरिंग कमेटी बनाने में लगे हुए थे सब, कौन कन्वेनर बनेगा, कौन मेंबर्स होंगे, ममता जी बोल रहे थे ये सब कोई जरूरी नहीं है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले तय कर लीजिए सीट शेयरिंग, क्योंकि आप लड़ रहे हैं भाजपा के साथ, मोदी जी, अमित शाह जी के भाजपा, जो अभी हो सकता है बहुत जल्दी फर्स्ट लिस्ट अनाउंस करने के लिए तैयार हो गया है, और हम लोग अभी इस समय सीट शेयरिंग लेके चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जब दिल्ली मीटिंग में उस समय भी चर्चा नहीं हुआ। ये जो जयराम रमेश जी और कांग्रेस के तरफ कहा जा रहे हैं कि सीट, राहुल जी ने भी बोला है कि नेगोशिएशन इज ऑन। देखिए, कोalition पॉलिटिक्स में नाराजगी, ये जो सब होता रहता है। मैं तो वाजपेयी जी के साथ वो जो जयललिता का चिट्ठी के लिए कितना इंतजार करना पड़ा, उस दिन का मैं विटनेस हूं। अभी सोनिया जी रामविलास पासवान जी को मनाने के लिए वॉक करके 10 नंबर जनपद से, वो पड़ोसी थे, वो चले गए थे। तो अगर आप मान रहे हैं कि यू आर द मेन अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़ी आप दल है, और ये चुनाव हारने के बाद भी ममता जी को लग रहा है कि इसे देयर इज ए साइन ऑफ एरोगेंस, एक फ्यूडल अप्रोच, जो जमींदारी एक मानसिकता कांग्रेस में है, कि अभी आप जा रहे हैं ईमेल करके ममता जी को, आप ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन, और आप ईमेल करके बताएंगे कि हम कांग्रेस वहां नया यात्रा करेंगे, और उसके लिए इनवाइट कर रहे हैं, और सीपीएम ऑफिशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं कि ममता अगर आएंगे, जो सेलिम ऑन रिकॉर्ड बोले हैं कि सीपीएम नहीं आएगा। और आज सीपीएम ने अनाउंस किया है कि वो लोग 28 को, क्योंकि राहुल जी, आपको पता होगा कि राहुल जी ने 2 दिन का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, दिल्ली आज वापस आ गए और कह रहे हैं अभी रिपब्लिक डे के लिए आए। तो रिपब्लिक डे तो पहले से ही तय था, अभी 2 दिन का प्रोग्राम क्यों पश्चिम बंगाल में कल परसों बनाया था, अभी वो कैंसिल किए हैं, क्योंकि एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज कांग्रेस की तरफ से शुरू हुआ है। लेकिन इट इज टू लेट, क्योंकि ममता चाहते थे, जो दिल्ली में आके बोले थे, अगर आप लेफ्ट के साथ भी रहिए, लेकिन हमारे साथ भी कांग्रेस का सीट एडजस्टमेंट हो सकता है। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स, ये जो 2 सीट्स या 4 सीट्स, या कांग्रेस ने उस समय बोलना शुरू कर दिया कि स्टेट लीडर कि 10 सीट चाहिए, 15 सीट चाहिए, लेकिन एक बार तो बैठना पड़ेगा। कांग्रेस में जब ममता थी, उस समय प्रणब मुखर्जी कालीघाट में घर में चले जाते थे कि ग्रुप कांग्रेस के, तुम्हारा ग्रुप का कितना कैंडिडेट, सोमेन मित्रा का ग्रुप का कितना कैंडिडेट, ही वाज द पीसीसी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। तो कांग्रेस आपस में अपने दल के अंदर में भी बातचीत होता रहता है, और आप घटक दल के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, और आप इंडिया अलायंस
करेंगे, ये नहीं हो सकता है। और दूसरी बात है, देखिए लेफ्ट और अधीर ये जो अलायंस है, और उसमें एक मुस्लिम पार्टी भी है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, अभी डेली प्रत्यह अधीर चौधरी सुबह उठ के, मतलब मुझे तो लगता है कि इनके सबसे बड़ी काम है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना। और सिर्फ अधीर चौधरी नहीं, ही इज अ पीसीसी प्रेसिडेंट। पैनल डिस्कशन, देखिए दिल्ली में बैठ के आपको पता नहीं चलता है, कलकत्ता में लोकल चैनल में जितने पैनलिस्ट कांग्रेस की तरफ से जाते हैं वो ममता बनर्जी इस चोर ऐसे बोलते हैं, और ये जो चोर के साथ हम लोग नहीं जा सकते हैं, ये डेली बोल रहे हैं। तो आप एक तरफ से मोदी जी के खिलाफ आपका जो अग्राधिकार है, प्रायोरिटी है, वो अभी तो विधानसभा चुनाव नहीं है, 2026 में वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करना, लेकिन आप चाहते हैं कि ममता बनर्जी आपके साथ रहे। अभी भी सीपीएम ज्वाइन कर रहे हैं, फिर भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जयराम रमेश बोल रहा है कि 10 मिनट के लिए अगर आ जाए कांग्रेस, ये जो ऑफिशियली जो बोल रहे हैं कैमरा के सामने, उसमें अगर 10% वो ममता जी को मनाने की, सोनिया जी करते थे, और सोनिया जी के साथ ममता जी का पर्सनल केमिस्ट्री आज भी बहुत अच्छा है, लेकिन कांग्रेस में प्रॉब्लम हो गया है जो लीडरशिप है। मान लीजिए खड़गे जी ममता रिलेशनशिप अभी अच्छा है, लेकिन खड़गे जी भी बात करेंगे या नहीं करेंगे उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता है राहुल जी से। तो कांग्रेस के ये जो मिसहैंडलिंग, एंड इट इज नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, ये हर राज्य में हम देख रहे हैं। अभी तो हम सुन रहे थे आदेश जी जैसे बोल रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस जो अलायंस है, उसमें अधीर चौधरी सेलिम को फोन करके बोल सकते हैं कि आप आ जाओ, लेकिन ममता बनर्जी को नहीं बोल सकते हैं। अगर ये जो 2% 5% वोट है, एक भी असेंबली में सीट नहीं है, लेकिन अभी भी लेफ्ट का एक परसेंटेज ऑफ वोट है मिनिमम, तो वो घटक दल जैसे बीजेपी करते हैं, किसी ओबीसी पार्टी का 2% 5% सबके साथ मिलके चलने का जो कोalition पॉलिटिक्स का स्टाइल है, बीजेपी 303 पार्टी होने के बाद भी अभी घटक दल के साथ बातचीत के हम चर्चा कर रहे हैं। तो लेकिन यहां जब वो राम जन्मभूमि, राम मंदिर का इशू के बाद जब 2024 में क्या होगा, ये एक मीडिया परसेप्शन, नॉट ओनली मीडिया परसेप्शन, इट्स मास परसेप्शन कि अभी मोदी जी को हटाना बहुत कठिन है, नामुमकिन है, ये भी मैं बोल सकता हूं। लेकिन इस समय अगर आप ये सोचेंगे कि हम ममता बनर्जी के खिलाफ भी पॉलिटिक्स करने की इजाजत देंगे, हाईकमांड इज अ फैक्टर, अधीर चौधरी इज नॉट द फैक्टर, तो आप ये 2-pronged स्ट्रैटेजी कि आप पश्चिम बंगाल में वोट आपका कंसोलिडेट करने के लिए ममता जी के खिलाफ मिसरूल, माफिया, करप्शन, ये भी आप करेंगे, और दूसरी तरफ बीजेपी, कम्युनल फोर्सेस ये कैंपेन भी करेंगे। अभी न्याय यात्रा कर रहे हैं ममता जी, तो ये कह रहे थे कि हर इशू में भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, हम तो चर्चा करने के लिए तैयार है। अभी जो ममता जी ने जो संप्रीति यात्रा किया था, संप्रीति यात्रा पूरी नेशनल लेवल में करने के लिए ममता ने बोले थे, सुझाव दिए थे, एक साथ कर सकते हैं बहुत कुछ। अगर वोट आ गए हैं, टाइम नहीं है, अनाउंस होने वाला है, और बजट आ रहा है, अब न्याय यात्रा कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, पार्लियामेंट में भी ऑपोजिशन पार्टी का फ्लोर कोऑर्डिनेशन और मिलजुल के बीजेपी के खिलाफ बोलना करना। एक भी मीटिंग अभी तक पार्लियामेंट सेशन के लिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रेसिडेंट स्पीच होंगे, और मेरा तो जयंत, मेरा डर ये है कि फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी एक मुद्दे का झुंझुना पकड़ के बाइकआउट ना करें। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा था, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन बॉयकॉट करने का भी फैसला लेने के लिए भी चर्चा होनी चाहिए। अभी ममता बनर्जी तो छोड़िए, डेरेक ओब्रायन के साथ अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ पार्लियामेंट सेशन में, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं हैरान हो रहा हूं कांग्रेस का ये जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, बजट इसके पहले भी जब सितंबर में सेशन हुआ था, उस समय भी भारत जोड़ो यात्रा किए थे। अच्छा देखिए, राहुल गांधी के एब्सेंस इज नॉट ओनली द राहुल गांधी, उनके साथ साथ जो टॉप लीडर्स होते हैं वो भी पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। तो अभी इस समय ममता जी का ये कहना है कि हम लोग पहले जब इवन सोनिया जी के साथ कितना एक्सेस होता था और बातचीत होता था, अभी तो अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी ने भेजे थे राहुल गांधी से मिलने के लिए, सुबह 6 बजे टाइम दिया था, और अभी अभिषेक बनर्जी ने बोले हैं कि रात में टाइम दे दीजिए, रात में बिजी हैं और मॉर्निंग में हमको कर्नाटक जाना है, आप यू शुड कम एट 6 AM। तो
पहले अभिषेक नाराज थे कि हम 6 बजे क्यों जाएंगे, हमको क्या जरूरत है कांग्रेस के साथ। ममता दीदी ने बोले थे कि नहीं नहीं तुम जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो लगेगा कि योर एटीट्यूड इज एरोगेंट बिकॉज यू आर जूनियर टू हिम, यू शुड गो। और वो सुबह 6 बजे गए थे और उसके बाद वो चर्चा जो हुआ था उसमें सीट एडजस्टमेंट ये सब चर्चा नहीं किया, और पश्चिम बंगाल में अलायंस होगा या नहीं होगा ये चर्चा नहीं किया। दैट मीन्स उस समय भी राहुल गांधी के मन में पश्चिम बंगाल का प्रायोरिटी ये जो अलायंस, आज अचानक यू सफन योर पोजीशन। जब पश्चिम बंगाल में आप आ रहे हैं और आने के बाद देख रहे हैं कि कुछ बिहार में कितने क्राउड है, सबको पता है अभी कांग्रेस की क्या स्ट्रेंथ है, और आप वापस चले जा रहे हैं, वो भी कैंसिलिंग योर कांग्रेस प्रोग्राम फॉर 2 days। अभी कह रहे हैं 28 को आएंगे और आने के बाद हम 2 दिन रहेंगे और ममता दीदी भी आ जाए और सीपीएम के सलीम भी आ जाए। अभी सलीम नहीं जा रहा है, सलीम ने बोला है कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑफ सीपीएम जाएगा। तो ये जो स्थिति है ये कांग्रेस की मिसहैंडलिंग मुझे लगता है सबसे बड़ी कारण है। देखिए ममता दीदी के बारे में लोग कहते हैं कि बार्गेनिंग पॉलिटिक्स करती है, तो बार्गेनिंग पॉलिटिक्स करना कोalition में, वो तो चरण सिंह से आपको चर्चा शुरू करना पड़ेगा। तो ये बार्गेनिंग पॉलिटिक्स इज नथिंग न्यू इन ये कोalition पॉलिटिक्स में, आपको हैंडल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। और इसी के साथ नेता नगरी का ये सत्र समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।